नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं, पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है। स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। 10 फरवरी 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है आज की सुर्खियों में। सबसे पहली सुर्खी जो आपके लिए बन रही है वो सुर्खी है कि हाल ही में बीबीसी के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें कहा गया है कि नेपाल के अंदर चीन ने अपने द्वारा घर बसा लिए हैं। कहने का अर्थ यह है कि नेपाली सीमा के अंदर चीन का एनक्रोचमेंट हो गया है। बीबीसी को एक लीक दस्तावेज हाथ लगा है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या है ये पूरी कहानी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आज आप जानने वाले हैं कि हाल ही के अंदर स्पेस एक्स के माध्यम से ये जानकारी बाहर आई है। स्पेस एक्स ने बताया है कि उसके 40 सैटेलाइट ऐसे हैं जो कि किसी तेज सोलर तूफान की वजह से अंतरिक्ष में नहीं जा पाए और वो धरती की तरफ ही लौट आए। ऐसा क्या हुआ स्पेस एक्स के साथ कि अंतरिक्ष में उसके विमान नहीं जान पाए, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। साथियों, हाल ही के अंदर अरुणाचल प्रदेश में आए हुए एक एवलांच, जिसको कि आप कह सकते हैं कि बर्फ का तूफान, जिसके अंदर भारत के 7 जवान दब करके शहीद हो गए। चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं एवलांच, किस प्रकार से ये हमारे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान है और ये किस प्रकार से इनसे बचा जा सकता है। तमाम बात चर्चा करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से महिलाओं के द्वारा अपने पतियों पर यानी पति पर जो लगाया जा रहा आरोप है जिसमें 498A का उपयोग किया जाता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि महिलाओं के द्वारा इसका गलत उपयोग किया जा रहा है। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो उपयोग कर रही हैं महिलाएं आईपीसी की धारा 498 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि बहुत सारे फर्जी केसेस आ रहे हैं। क्या है 498A, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से आज एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा नीट के एग्जाम को लेकर के गवर्नर के पास भेजा गया अपना एक बिल, गवर्नर ने लौटा दिया था लेकिन सरकार ने वापस से गवर्नर के पास भेज दिया है। तो हम चर्चा करेंगे क्या है पूरा मसला, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके साथ साथ जो अन्य खबरें हैं उन जो कि महत्वपूर्ण है वनडे एग्जामिनेशंस के लिए, इनमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश ने लता मंगेशकर जी की याद में एक संगीत अकादमी, कॉलेज और संग्रहालय स्थापित करने का घोषणा की है। दिशा पाटनी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इंफॉर्मेटिव वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये। केरल ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में कछौंड पर्व मनाया गया है। पीएमकेएसवाई 4600 करोड़ रुपए के आवंटन मार्च 2026 तक बढ़ा दिए गए हैं। आरबीआई ने 14 से लेकर 18 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट में हाल ही में शुरुआत की है। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर को 94th अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है। इसके साथ साथ हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को धार्मिक विधेयक 2022 में अवैध रूपांतरण की हरियाणा रोकथाम के सौदे को मंजूरी दे दी है। यानी कि एक तरह से समझिए धर्मांतरण विरोधी कानून इनके द्वारा पारित किया गया है। इन तमाम खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक आज के सेशन के अंदर अध्ययन किया जाएगा। तमाम साथियों से सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी साथी लाइव हैं अपने सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दें। साथियों, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहता है तो हमारे पेड कोर्सेज शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए लाइव हो चुके हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है। ये वही फाउंडेशन बैच है जिसके माध्यम से आप किसी स्टेट पीसीएस या एसएससी एग्जाम में जीके की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल इंडियन पॉलिटी यहां चल रहा है। शाम को 6 बजे स्पेशल क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं जहां पर मैं आपके साथ में फ्री इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। बहुत ही अच्छे से लाइव टेस्ट हैं जो कि हम लोग मिलकर के दे रहे हैं। कोई भी नया विद्यार्थी अगर उसमें इन्वॉल्व होता है तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल देम, जिससे कि आप उस क्लास के अंदर एंट्री कर सकें। क्लास के कमेंट बॉक्स में आपको वह लिंक पिन हुआ मिल जाएगा क्लास पूरी होने के बाद में। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 10 फरवरी तक का ही ऑफर था, जिसमें कि यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यह सब्सक्रिप्शन प्लान करता है, एसएससी का 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने तक का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यानी कि आज रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है।
यदि आप एसएससी के 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का आपको वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है। एसएससी प्लस बैंक दोनों मिला के लेते हैं तो 6 महीने का एक्सटेंशन, और एसएससी प्लस बैंक 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है। यूपीएससी कैटेगरी में 16 फरवरी तक फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है 4500 ऑफ का, और प्लस जीएस के अंदर ही अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 2500 का। हर जगह लोन फैसिलिटी उपलब्ध है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। हर जगह यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आज का मोटिवेशन है कि साहब आप जो है, कोई अगर आपकी निंदा कर रहा है तो आप अपनी राह मत बदलिए, अपना रास्ता मत बदलिए। इसका अर्थ क्या है, इस लाइन के मायने क्या है, आज के सेशन में हम चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने का प्रयास करिए। हमारे यहां अक्सर मैं इस लाइन का थोड़ी सी मुखालफत करता हूं। कुछ लोग एक पंक्ति कहते हुए पाए जाते हैं कि निंदक नियरे राखिए, है ना, कुटी में छाया सुवाय टाइप से कुछ इस तरह की पंक्ति का उपयोग करते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि दुनिया में निंदा करने के लिए तो लोग सब जगह बैठे ही हैं, है ना। आप अपने साथ में वो लोग रखिए जो कि सकारात्मक आपका क्रिटिसिज्म करते हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हो। जब आप गलत हैं तो आपको गलत बताएं, और जब आप सही हैं तो आपको एप्रिशिएट करें। एनी टाइम जो व्यक्ति आपको पूरे टाइम आपकी कमियां गिना रहा है, उस व्यक्ति का साथ जितना जल्दी हो सके छोड़ दें, क्योंकि आप उसके साथ अपना कॉन्फिडेंस जीरो कर लेंगे। वो आपके काम का नहीं रहेगा, आपको अल्टीमेटली उसकी वजह से नुकसान ही होने वाला है। कोई भी फायदा आप उसकी वजह से होता हुआ अपनी लाइफ में नहीं पाएंगे, है ना। पहला पॉइंट तो आप ये लोग अपनी लाइफ में उतार लें कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन आप अपने साथ में किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर ना चलें जो एनी टाइम क्रिटिसिज्म करता हो और बार बार यही लाइन मार देता हो कि भाई मैं तो इसलिए निंदा कर रहा हूं क्योंकि निंदा करने से आप अपनी जगह बने रहेंगे और मैं आपका अच्छा मित्र हूं इसलिए मैं आपकी बुराई कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ऐसे मित्रों को हाथ जोड़ दीजिए और दूर ही रखिए। निंदा भी करे लेकिन आपकी प्रशंसा भी करे जब कुछ आप अच्छा कर दें। दैट इज नॉन एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, है ना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। नंबर 1। नंबर 2, हमारे सराउंडिंग में क्योंकि हर तरफ ही निंदा करने वाले हैं, क्योंकि वही तो हमको अपना कहते हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं। उन निंदा करने वालों को फिर उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि वो आज आपकी हर प्रक्रिया की निंदा करते हैं। जैसे मुझे बहुत से विद्यार्थी अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं कि मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई के खिलाफ हो जाते हैं, समटाइम्स वो कहते हैं तुम्हारा पता नहीं कब होगा, मेरे भाई साहब खिलाफ हो जाते हैं, घर वाले खिलाफ हो जाते हैं, तमाम बातें होती हैं। तो आप उनको केवल समझाइए कि आप मेरी मेहनत पर यकीन रखिए। आपको अगर लगता है कि कोई मेरी मेहनत को जांचने का तरीका है, वो मुझ पर अप्लाई कर लीजिए, बाकी तो समय जवाब दे ही देगा। सिंपल सी बात है। तो ये था आज का मोटिवेशन। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वेदानंद, केशव, नमन, रोशनी, अमिया, शीतल, अनिकेत, बिट्टू, लवकुश, मणिकांत, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन शेयर करो और जानना शुरू करो क्या कुछ खास है आज की खबर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है साहब हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल के अंदर खबर यह आ रही है कि साहब नेपाल की बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है चीन ने। अब ये खबर तो साहब आपने ऐसी मिलती जुलती खबर पहले भी पढ़ाई थी हमें, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हमने लास्ट ईयर सितंबर में भी ये खबर आपको पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेपाल की सीमा जो कि 1400 किलोमीटर के आसपास लगती है चीन से, ठीक है ना, तो ये तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उस बॉर्डर के ऊपर बहुत से स्थानों पर चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह खबर सितंबर में भी आई थी लास्ट ईयर। मैं सारे तथ्यात्मक जानकारी आपसे साझा करूंगा, मैंने भी पढ़ाया था यह भी बताऊंगा। साथ में जो आज हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं वो ये है कि नेपाल सरकार को जब सितंबर में यह बताया गया था कि आपकी किसी जगह पर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो नेपाल सरकार ने उस समय यह कहा था कि हम मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं करते, हम अपनी टीम भेजेंगे सरकारी लोगों की, जिसमें अधिकारी होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, सभी लोग होंगे। वो टीम जाएगी, वहां का मुआयना करेगी, आकर के रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन साहब लास्ट ईयर सितंबर की जो रिपोर्ट थी वो टीम गई भी, वहां पर मुआयना भी किया, सारी जानकारी भी ले आई, लेकिन सरकार ने वो जानकारी किसी को नहीं दी कि साहब उस रिपोर्ट के अंदर जो टीम वहां गई उसमें क्या चीज निकल करके आई, ये सरकार ने किसी को नहीं बताया। लेकिन बीबीसी, जो कि पत्रकारिता के लिए आप लोग जानते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इस न्यूज मीडिया ने इस रिपोर्ट को लीक कर दिया। यानी कि ये अंदर से ऑफिस में से कहीं इस रिपोर्ट को निकाल लाई और ये पता लगाई, सबको बता दी कि जनाब ये नेपाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में भी पता लगा लिया है कि हां
हमारे एक क्षेत्र के ऊपर चीन का कब्जा हो गया है। बस फर्क यह है कि नेपाल सरकार इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही है। तो चलिए अब मैं आपको विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में बताता हूं। देखिए, तो चाइना एनक्रोचिंग अलोंग नेपाल बॉर्डर रिपोर्ट, ये इन लोगों ने नेपाल सरकार की ही एक रिपोर्ट को अंदर ऑफिस से निकाल लिया, यूं समझिए, जिससे ये जानकारी बाहर निकल करके आई है। ठीक है ना। तो चाइना एनक्रोच्ड इनटू नेपाल टेरिटरी, ये रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी पता चली है। अब चलते हैं थोड़ा इतिहास में कि कहां से सबसे पहले यह जानकारी बाहर आई थी। साथियों, बात है सितंबर 29, 2021 की, जब नेपाल का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा था काठमांडू में चाइनीज लैंड एनक्रोचमेंट के खिलाफ। साथियों, यह न्यूज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपने यही दृश्य मेरे द्वारा पढ़ाया भी गया है, आप लोगों ने वो न्यूज भी देखी होगी। हमने भी अपने सेशंस में इस न्यूज को काफी ज्यादा कवर किया था। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था कि नेपाल के अंदर एक बॉर्डर एरिया पर चीन का एनक्रोचमेंट हो गया है। यह खबर 29 सितंबर 2021 की है, जिसको कि आप यहां पर लोगों के द्वारा, यानी कि जब काठमांडू में नेपाल की जनता को यह पता चला कि हमारे किसी क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो गया है, तो ये सितंबर की घटना है कि बहुत सारा जो यूथ है वो सड़कों पर उतर आया और उतर करके उसने नेपाल सरकार से जवाब मांगना शुरू किया और कहा कि चीन जो है वो हमारे यहां से वापस जाए। इस प्रकार से काठमांडू में ये पूरी तरह से यहां का विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। चाइना एनक्रोच्ड इनटू नेपाल टेरिटरी, कंस्ट्रक्ट 9 बिल्डिंग्स, ये न्यूज हम लोगों ने आपको सितंबर में पढ़ाई थी। सितंबर 2020 की खबर है ये। इसी प्रकार से आपके सामने सितंबर 2021 की खबर है ये। लगातार ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट की जा रही है, हर साल रिपोर्ट की जा रही है कि एनक्रोचमेंट हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है। नेपाल सरकार ने कहा कि जी साहब, ऐसा कुछ होगा तो हम अपने लेवल पर खुद जांच करा लेंगे। तो नेपाली गवर्नमेंट रिपोर्ट लीक हो गई, वो वाली जो कि इन्होंने खुद से जांच कराई थी। यानी कि रिसेंटली जो खबर बन के आई है वो ये है कि जो चीन की बॉर्डर पर एनक्रोचमेंट की, यानी कब्जे की घटना, अतिक्रमण की घटना इतने दिनों से अखबार में आ रही थी, उसकी नेपाल सरकार ने भी जांच करवा ली। वो नेपाल सरकार के द्वारा करवाई गई जांच लीक हो गई, बीबीसी को वो रिपोर्ट मिल गई और उसमें चाइना ऑफ एनक्रोचिंग इनटू नेपाल अलोंग द टू कंट्रीज शेयर बॉर्डर, और इसमें ये पूरी जानकारी निकल करके आई है। बकायदा वो डॉक्यूमेंट भी निकल के आए जिसमें तस्वीर खींच करके रिपोर्ट के अंदर लाई गई है कि देख लीजिए कौन से घर का निर्माण बॉर्डर एरिया पर किया गया है। यहां पर आप यह जानकारी के रूप में देख सकते हैं किस प्रकार से चीन के द्वारा यहां पर निर्माण कार्य नेपाल की सीमा के अंदर कर लिए गए हैं। यह कहां की जानकारी हो रही है साथियों? नेपाल चीन के साथ में 1400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। यह जो बॉर्डर आपको यहां दिख रहा है यह अराउंड 1400 किलोमीटर का है। रिसेंट डेज में क्या हुआ है कि नेपाल ने अपने दक्षिण में रहने वाले देश हिंदुस्तान के साथ में अपनी व्यापारिक भागीदारी को थोड़ा सा चेंज करने का निर्णय लिया। अभी रिसेंट डेज का मतलब ये नहीं है आजकल में, केपी शर्मा ओली की जब सरकार थी, गत 5-7 सालों से यह कार्यक्रम चल रहा है, उसमें यह था कि नेपाल ने इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना शुरू किया। और डिपेंडेंसी, अब डिपेंडेंसी का भी कारण समझ लीजिए। असल में नेपाल के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो चाइना डिपेंडेंट हो जाए या वो इंडिया डिपेंडेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये खुद लैंडलॉक है। लैंडलॉक का मतलब है कि इसको कहीं से समुद्री सीमा एक्सेसिबल नहीं है। वो बात दूसरी है कि भारत इसको बांग्लादेश के माध्यम से समुद्री सीमा जाने का मौका देता है, लेकिन भारत चाहे तो इसके रास्ते ब्लॉक करके रख सकता है। तो ऐसा जब लैंडलॉक देश यहां फंसा हुआ है तो इसके पास दो ऑप्शंस थे। इसका मेजॉरिटी यानी 90% ट्रेड जो था वो इंडिया के साथ ही होता था, यानी मतलब 90 क्या 100% ही पकड़ के चलो। लेकिन जब यहां पर कम्युनिस्ट सरकार आई, यानी साम्यवादी लोगों की सरकार आई जो कि चाइना के द्वारा प्रभावित थी, माओवादी सरकारें आने लगी, केपी शर्मा ओली की सरकार यहां आई, तो उसने यहां की डिपेंडेंसी इंडिया पर कट करते हुए चाइना के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब साहब चाइना के साथ बढ़ाया गया तो क्या फायदा हुआ इनको? इनको लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारा पैसा दे दिया। पैसे के नाम पर इनके व्यापार की अंदर जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि
ऑल क्लियर? ठीक है, तो जहां तक आप लोगों ने मुझे सुना है मैं वहां तक लौट जाता हूं, वापस बताता हूं आप लोगों को। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि भाई नेपाल के साथ में भारत का बॉर्डर शेयर होता है, और नेपाल के साथ जब भारत का बॉर्डर शेयर होता है तो भारत इसकी अधिकतम सीमा को अपने साथ जोड़कर रखा है। लेकिन इसका एक और बॉर्डर शेयर होता है, वो चीन के साथ है। नेपालियों के साथ में चीन ने धोखा क्या किया, उम्मीद है कि आप इससे पहले वाली सारी घटना सुन चुके होंगे, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि किस प्रकार से इसके द्वारा एनक्रोचमेंट किया गया है। हुआ क्या कि चीन ने नेपाल के साथ में जो बॉर्डर मार्क लगाए थे, बॉर्डर मार्क किस बात के लगाए थे, नेपाल के द्वारा चीन के साथ में, अब फिर से बफर आ रहा है, अभी तो सही चल रहा है यार सब कुछ, सही है ना? पूरा इशू बर्बाद हो गया यार। शिट मैन, इतनी जबरदस्त तरीके से इसका ये इशू तैयार किया गया था। चलें दोबारा से कोशिश करते हैं। ऑल इज वेल। हाँ जी फिर से शुरू करते हैं। साहब बताना हम ये चाह रहे थे कि नेपाल के साथ में जो कार्यक्रम हुआ उसमें चीन ने नेपाल के साथ बॉर्डर एरिया पर किस प्रकार से क्लैश किया, ये हमने आपको बता दिया। हमने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से चीन ने नेपाल के बॉर्डर में एक निर्माण कार्य कर लिया। ठीक है, यहां तक होपफुली आप सबने सुन लिया होगा। फिर मैंने आपसे यह कहा कि नेपाल के दो सीमाधारी क्षेत्र हैं। एक तरफ चीन सीमा रखता है 1400 किलोमीटर की, और वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया जो है वो सीमा क्षेत्र साझा करता है। नेपाल के अंदर जैसे जैसे माओवादियों की सरकार बनना शुरू हुई, यानी कि उन लोगों की सरकार बनना शुरू हुई जो कि साम्यवादी विचारधारा से थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीन के नेतृत्व में चीन के साथ व्यापार करने का निर्णय लिया, क्योंकि यहां की जो सरकारें हैं वो अब धीरे धीरे साम्यवादी विचारधारा को फॉलो कर रही हैं। केपी शर्मा ओली उसके उदाहरण है। तो नेपाल ने चीन के साथ व्यापार करना शुरू किया। व्यापार बढ़ते बढ़ते यहां पर तातापानी लिपिंग करके एक बॉर्डर है, जैसे वाघा बॉर्डर है ऐसे इनके यहां पर भी है, जहां से एक साल में अब लगभग 150 मिलियन डॉलर, 140 मिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। उम्मीद है आप सबने ये जानकारी सुन ली होगी। इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स जो हैं उन पर फेंसिंग नहीं हो रखी है। फेंसिंग बोले तो तार नहीं बंधा हुआ है। तो क्या है, इनके यहां पर जो बॉर्डर्स हैं वहां पर पत्थर लगा रखे हैं। पत्थर वैसे ही लगा रखे हैं जैसे आपने देखा होगा अपने जब प्लॉट्स लेते हैं तब जब दो प्लॉट होते हैं, कहीं पे भी आपने देखा होगा, अपने खेत हो या प्लॉट हो, वहां पर एक दूसरी जगह से डिफरेंशिएट करने के लिए केवल एक पत्थर गाड़ देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि एक तरफ आपका क्षेत्र है, एक तरफ हमारा क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे ही इन लोगों ने यहां पर बॉर्डर पर कुछ कुछ डिस्टेंस में पत्थर गाड़ रखे थे। किसने? नेपालियों ने। ठीक है, तो नेपालियों ने जो पत्थर गाड़ रखे थे, उन पत्थरों के बारे में खबर यह पता चली कि नेपाल की सरकार ने खुद से अपने द्वारा एक टीम भेजी। कहां भेजी? हुमला नाम से डिस्ट्रिक्ट पर भेजी। हुमला नाम से डिस्ट्रिक्ट पर क्यों भेजी? क्योंकि हुमला से ही रिपोर्ट आई थी कि यहां पर सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट हुआ है। तो हुमला नाम के क्षेत्र में इनके द्वारा अपनी टीम भेजी गई। टीम भेजी गई तो यह जानकारी पता चली कि चीनियों ने उनके पत्थर उखाड़ करके नेपालियों की तरफ गाड़ दिए। यानी कि एक तरह से यूं समझिए कि यहां पर बॉर्डर जो था वो बॉर्डर पर ये जो लगे हुए पत्थर थे इनको सरका दिया गया है अंदर की तरफ। लेकिन सरकार ने यह जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं रखी। यह जानकारी बीबीसी ने खुद से उनके दस्तावेज कहीं से निकलवा करके पता की है कि उनकी जांच रिपोर्ट में क्या पता चला था। तो पता चला कि पत्थर सरका दिए गए, सरका करके उस जगह पर इन्होंने अपना निर्माण कार्य कर लिया। कहां से रिपोर्ट आई है? हुमला नाम की जगह से। हुमला क्यों फेमस है, किस काम के लिए फेमस है, तो मैं अब आपको वो बताता हूं। असल में अगर आप नॉर्थ की तरफ देखें हुमला के, तो आपको पता चलता है कि यहां पर माउंट कैलाश है।
कैलाश वही जहां पर हम सभी लोग यानी कि हिंदू मान्यताओं को मानने वाले लोग और बुद्ध मान्यताओं को मानने वाले जो लोग हैं, ये इसे एक सेक्रेड पैलेस मानते हैं, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बहुत ही धार्मिक यात्राओं में से शामिल की जाती है, जो कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। तो इस तिब्बत वाले क्षेत्र में ये जो कैलाश माउंटेन है, यहां जाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने बगल में स्थित उत्तराखंड से पिथौरागढ़ होते हुए काला पानी की सड़क बनाई थी। मैंने रिसेंटली भी आपको पढ़ाया है, और यह भारत का ही बॉर्डर एरिया है, जहां से नेपाल ने यह कहा था कि भारत ने काला पानी वाले क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर रखा है। यह नेपाल ने हमारे बारे में कहा था। तो अब कंसेप्ट यह है कि भारत जाना चाहता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। हम में से बहुत से लोग जाते हैं। चीनी इस यात्रा में यहां से जाने वाले लोगों को यहां तक पहुंचाने के नाम पर टूरिज्म का जो खर्चा होते हैं वो लेते हैं। लेकिन इस क्षेत्र का फायदा उठाते हुए, क्योंकि नेपाल ने निश्चित ही चीनियों से यह आग्रह किया होगा कि भारत जब काला पानी तक आ गया है तो भारत हमारे क्षेत्र को कब्जा कर रहा है। और आपको मालूम होगा, इतिहास में हम वेलेजली के द्वारा सहायक संधि पढ़ते आए हैं। सहायक संधि बोले तो हम लोग पढ़ते आए हैं, वेलेजली किया करता था ऐसी संधियां जिसमें वो किसी भी ऐसे देश को या राज्य को पकड़ लेता था जो कि तुलनात्मक रूप से डरा हुआ होता था, और वहां पर अपनी सेना रखकर बोलता था कि अब मैं आपकी हिफाजत करूंगा। और यही कहते हुए भारत में अंग्रेजों ने अपनी सहायक संधि के माध्यम से पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। औपनिवेशिक काल में चीनियों ने नेपालियों के साथ यही किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि हुमला का जो लोकेशन है वो बिल्कुल वही है जहां पर भारत से नेपाल को इन दिनों डर लग रहा है। नेपाल को डर किस बात का लग रहा है कि काला पानी क्षेत्र में भारत आ चुका है, हुमला उसी क्षेत्र में है। तो अब इन्होंने चीनियों से अपना दर्द शेयर किया होगा कि साहब ऐसे ऐसे इंडिया वाले जो हैं वो हमारे क्षेत्र को दबाकर बैठ गए हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा है नहीं। हम लोग तो ये मानते ही हैं कि भाई जो नदी है, उस नदी से, काली रिवर से, एक तरफ का क्षेत्र हमारा है, दूसरी तरफ का आपका है। लेकिन फिर भी जो भी रहा हो, वर्तमान में यहां पर चीनी सेना जो है वो अपने बंकर बनाकर अंदर बैठ गई है। अब जो हुआ उसके बारे में चीनियों ने ना तो चीनियों ने बताया किसी को और ना ही नेपालियों ने किसी को बताया। नेपालियों ने जांच पूरी करा ली, लेकिन पूरी कराने के बाद पब्लिक डोमेन में नहीं रखी, लेकिन अखबार वालों ने वो रिपोर्ट निकाल करके सबके सामने रख दी। ये है पूरी की पूरी न्यूज जो आज के सेशन में हमने आप लोगों को पढ़ाई। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप सभी साथी इस न्यूज को सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि नेपाल और चीन के बीच में ऑलरेडी एक सीमा समझौता हो रखा है, जो समझौता 1963 के अंदर किया गया था, जिसे सीनो नेपाली ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो नेपाल गवर्नमेंट ने यहां पर बकायदा पूरी तरह से जानकारी निकलवाई, और उस निकलवाई जानकारी के अंदर सारी बातें बाहर निकल करके आ गई, लेकिन इन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई। असल में क्या है कि कैलाश माउंटेन से जस्ट पहले नेपाल की सीमा में भी एक सेक्रेड प्लेस है, धार्मिक स्थल है, जहां पर सब लोग जाना चाहते हैं। उसका नाम लालुंगजोंग है। तो नेपाल के काफी लोग इस लालुंगजोंग नामक स्थान पर जाना चाहते हैं। अब उस क्षेत्र पर जाने के लिए भी चीनियों से परमिशन लेकर के जानी पड़ रही है, ऐसा इस रिपोर्ट के हवाले से निकल करके सारी चीजें आई हैं। अब आप पूछेंगे कि एक बात बताइए कि इस बात के अंदर, इस बात को जानने के बाद में नेपाल ने किस प्रकार से रिएक्ट किया। तो देखिए, नेपाल की सरकार में जो इस समय बैठे हुए लोग हैं वो तो कुछ भी रिएक्ट अब कर नहीं रहे हैं। फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ लीक्ड रिपोर्ट, नेपाली कम्युनिकेशन मिनिस्टर, यह नाम है इनका, ज्ञानेंद्र बहादुर कर्की, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पड़ोसियों के साथ में हमारी कोई भी बॉर्डर इश्यूज हैं तो हम उनके साथ में उन्हें डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ, इनके कम्युनिकेशन मिनिस्टर से पूछा गया कि सर आपके जगह पर कब्जा कर दिया है किसी ने, ये रिसेंटली पता चला है, तो आप क्या कहेंगे? तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम ऐसी स्थिति पर कोई बयान नहीं देना चाहते, हम कूटनीतिक रूप से बातचीत करके इसके जवाब अपने आप दे देंगे। तो पड़ोसी नेपाल के केवल दो ही हैं, एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है। तो नेपाल की यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइदर विद इंडिया और विद चाइना, इफ देयर आर एनी इशू एट आवर बॉर्डर वी विल रिजॉल्व देम थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स। हालांकि पहली बार इन्होंने कोई समझदारी की बात की है, अदरवाइज ये कोई ना कोई, मतलब नेपाल की सरकार वाले कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते आए हैं जैसे कि किसी को धमका रहे हो। हालांकि चीन का मसला है तो धमकाने की स्थिति इनके पास बची भी नहीं है।
अच्छा, फिर नेपाल की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है? तो नेपाल के अंदर जैसे अपने यहां पर मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, कुछ ग्रुप होते हैं, किसान संघ हुआ, फलाना ऐसे ऐसे, मतलब छात्र संघ हुआ, किसान संघ हुआ, या फिर ऐसे। तो ऐसे ही नेपाल के अंदर नेपाल की एक सिविल बॉडी है जिसका नाम है एकता मंच। उस राष्ट्रीय एकता मंच ने यूनाइटेड नेशंस का जो नेपाल के अंदर ऑफिस है वहां जाकर बकायदा एक लेटर सौंपा है। इधर देखिए, इनके द्वारा यूएन के पास में चाइनीज एनक्रोचमेंट के खिलाफ यूएन को एक लेटर सौंपा गया है बकायदा। और ये लेटर ये रहा, 7 फरवरी का लेटर है, जिसको हम यहां पर दिखा सकते हैं, जिसमें इस एकता मंच ने अपने द्वारा उस लेटर में लिखकर कहा है, appeal to the international community to intervene and prevent the Chinese from intruding on Nepal territory। यानी कि अगर यह बात केवल मीडिया तक रहती तो समझ में आता, लेकिन अब नेपाल की जो जनता है वो भी इस विषय के ऊपर काफी मुखर होकर के सामने आ रही है। आप इस लेटर का टाइटल पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम निवेदन करते हैं, यूएन के ऑफिस में दिया गया लेटर है ये, कि साहब हमारे अंदर जो चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है उस पर आप लोग हस्तक्षेप करें। ऐसा यहां के जो राष्ट्रीय एकता अभियान करके जो सिविल बॉडी है उसके द्वारा यह कहा गया है। और बकायदा यहां पर यह जानकारी भी दी गई है कि साहब कौन से पिलर से लेके कौन से पिलर के बीच में कारनामा हुआ है। पिलर नंबर 5 क्लॉज 2 एंड द मिडिल ऑफ द किट खोला जो है उसके साथ में इन्होंने खेला कर दिया है। ऐसा यहां पर रिपोर्ट्स के माध्यम से निकल करके आया है। वो पत्थर कैसे होते हैं? तो वो पत्थर इस प्रकार के होते हैं, और चीनियों ने इन्हीं पत्थरों को उखाड़ के, जैसे यहां से उखाड़ा और थोड़ा आगे जाके यहां गाड़ दिया। कुछ इस प्रकार का कारनामा इस पत्थर के साथ हुआ है। कुछ ऐसे ही बॉर्डर्स पर पत्थर लगा के कारनामे किए हुए थे नेपाल वालों ने, बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं की हुई थी। और तो और अब चीनियों ने इस बॉर्डर को सरक जाने के बाद में वहां पर फेंसिंग और कर दी कि यहीं तक था बॉर्डर। तो ये हुआ है सारा कारनामा। अब आप पूछेंगे चीन ने क्या तरह से रिप्लाई किया है इस बार में? हाँ जी, तो साहब एक बार सभी साथियों से निवेदन है कि सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। निवेदन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेशन के दौरान बीच में इंटरनेट का इशू हुआ था, जिस कारण से आप क्लास नहीं देख पाए कंटिन्यूटी में। तो एक बार सभी साथियों को जो मतलब लाइव थे एक बार पुनः शेयर कर दें ताकि वो इस सेशन में पुनः उपस्थित हो सके। अदरवाइज वो ये सोचेंगे कि सेशन नहीं चल रहा है ना। हाँ जी, तो अब चीन इस पर कैसे रिप्लाई किया? भाई सबके अपने अपने स्टैंड होंगे। नेपाल का अपना स्टैंड है, चीन का अपना स्टैंड है, और चीन का जो भी स्टैंड है वो चीन के अखबार के माध्यम से निकल के आएगा। चीन का अखबार कौन सा है? ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि बीबीसी जो है वो चाइना नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट में केवल एक हाइप क्रिएट कर रही है, एक गजब मतलब गलत प्रकार का हमारे खिलाफ कैंपेन कर रही है। बीबीसी के खिलाफ चाइनीज ऐसा क्यों बोलते हैं? यानी बीबीसी को उन्होंने टारगेट क्यों किया? भाई ग्लोबल टाइम्स ने किसी अखबार के बारे में ऐसा क्यों कहा जिसने ये रिपोर्ट निकाली है? इसके बारे में भी सुन लो। मैंने आपको याद हो तो लास्ट ईयर यानी 2021 के एंड में पढ़ाया था कि बीबीसी को चीन के अंदर एंट्री बैन कर दी गई है, क्योंकि बीबीसी कोरोना की जांच करते समय जब सारे तथ्य जुटा रहा था तो चाइनीज को लगा कि ये सारे की सारी जानकारी जुटा करके दुनिया के सामने बता देगा। ऐसी स्थिति में चाइनीज सरकार ने बीबीसी को चीन में बैन कर दिया। अब चीन में बीबीसी तो बैन है, लेकिन बीबीसी बैन भले ही अंदर जाने के लिए हो, यानी कि उसके रिपोर्टर्स अंदर एंट्री ना करते हो, लेकिन इसकी पत्रकारिता अभी भी चल रही है और सारी की सारी न्यूज ये निकाल के लाता भी है। ऐसी स्थिति में बीबीसी जो रिपोर्ट लेकर के आया, उस रिपोर्ट से चाइना का ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि चूंकि हमने इनको बैन किया हुआ है इसलिए हमारे खिलाफ ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये भारत के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि भारत ने भी बहुत कुछ नेपाल के साथ किया हुआ है। ऐसा ग्लोबल टाइम्स के अंदर लिखा गया है। मैं आपको ग्लोबल टाइम्स की ही ये कटिंग दिखा रहा हूं। ग्लोबल टाइम्स इनका अंग्रेजी अखबार है। ये मत सोचिएगा कि मंदारिन भाषा में क्यों नहीं है, ये इन्हीं की भाषा में लिखा हुआ है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई ये लोग जो है बकायदा इस माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी बातें इन्होंने लिखी है कि बीबीसी का तो एजेंडा ही है कि चीन के खिलाफ बात की जाए, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको यह अंतरराष्ट्रीय विषय सभी के रेफरेंस में समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो तो सेशन के साथ में एक शेयर का ऑप्शन जुड़ा हुआ है, शेयर कर दीजिए। और चैनल के अंदर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, वो भी सब कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जबरदस्त है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, अंतरराष्ट्रीय विषयों का है, सब तरह से महत्वपूर्ण सवाल है।
स्पेस एक्स, देखिए ऐसा संभव नहीं है कि मेरी क्लास हो और उसमें 10-15 दिन में एलन मस्क का नाम ना आ जाए। अभी 2-4 दिन पहले मैंने टेस्ला के मामले में इशू किया है, आपको याद होगा। एलन मस्क टेस्ला वाले, एलन मस्क स्पेस एक्स वाले, एलन मस्क स्टार लिंक वाले, एलन मस्क है ना क्या कहते हैं इसको, डॉजी कॉइन वाले। तो इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा चर्चा एलन मस्क के बारे में ऑलरेडी कर रखी है। मतलब हमारी क्लास का तो सेलिब्रिटी है वो। मतलब जिस प्रकार से बाइडेन, शी जिनपिंग, पुतिन इनकी चर्चा होती है, ऐसे एलन मस्क की हमारे क्लास में चर्चा होती है। ये हमारे में ही नहीं जी, इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलन मस्क की सब जगह चर्चा होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली चर्चा क्यों हो रही है अब वो सुनो। मेरे क्लास के विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पता है कि एलन मस्क ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगा करके लोगों को इंटरनेट देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है जिसका नाम है स्टारलिंक। याद है? अच्छा, आपको कुछ दिन पहले मैंने, आपको याद होगा, एक चाहे तो आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देखें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एटम बम से भी कई गुना तेजी से हाल ही में एक वॉल्केनो फटा था। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सी जगह पर फटा था वॉल्केनो, जिसके बारे में मैंने वीडियो किया था और बताया था कि वहां पर इंटरनेट वगैरह सब बंद हो गया है। कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। जब तक आप मुझे नाम बताएं तब तक मैं आपको अन्य जानकारियां देता हूं। अन्य जानकारी यह है कि दुनिया भर में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क ने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है स्टारलिंक। रिसेंट न्यूज ये है कि उसने हाल ही में फरवरी के शुरुआती दिनों में अपने फाल्कन 9 नामक रॉकेट से 49 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किए। अमेरिका में केनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से उसने रॉकेट पर सवार करके अपने फाल्कन 9, जो इनका रीयूजेबल रॉकेट है, जाता है, छोड़ के वापस चला आता है, 49 सैटेलाइट बिल्कुल टोंगा नामक स्थान पर है। बिल्कुल सही है। अब मैं लाता हूं टोंगा को भी चर्चा में, फिलहाल के लिए सुनते चलिए। तो फिर से सुनिए, एलन मस्क ने, मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूं जिसके बारे में चर्चा हो रही है, आप इधर देखें। ये देखिए, इसने बकायदा एलन मस्क ने अमेरिका के अंदर केनेडी स्पेस रिसर्च स्टेशन से अपने फाल्कन 9 रॉकेट में भरकर इस टोपी के अंदर 49 सैटेलाइट भेजे। कहां भेजे? लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? अगर पृथ्वी ये है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए स्थान है, यानी कि जहां पर आप जो है सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, भेज सकते हैं। पृथ्वी का जो निकटतम ऑर्बिट क्षेत्र है जहां पर सैटेलाइट घूम सकते हैं, उसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। उससे ऊपर वाले को मिडिल अर्थ ऑर्बिट, उससे ऊपर वाले को हाई अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। सामान्यतः पृथ्वी से 200 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले उस ऑर्बिट को हम लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। 2000 से 20000 तक हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, और 20000 से लेकर के 36000 किलोमीटर तक हम हाई अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ज्ञात हो कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में अपने 49 सैटेलाइट भरकर के इस रॉकेट में से भेजने के लिए लॉन्च किया। फिर क्या हुआ? ये छोड़ करके चला भी आया। कौन चला आया? इनका ये वाला फाल्कन 9 ऊपर सैटेलाइट छोड़ा और छोड़कर नीचे उतर भी आया। भाई साहब, 220 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्होंने सैटेलाइट छोड़े, लेकिन उन 49 में से 40 सैटेलाइट जल गए। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं। उन 49 में से 40 यानी कि 40 सैटेलाइट जल गए हैं। जल कैसे गए साहब? क्या हुआ? रास्ते में कोई खराबी हो गई क्या? जी नहीं, फाल्कन 9 तो छोड़ करके चला आया वापस, सैटेलाइट्स को डाल आया ऑर्बिट में, लेकिन वो 40 सैटेलाइट उसके छोड़ने के बाद में वापस धरती की तरफ चल पड़े। आप पूछेंगे सर ये कैसे होता होगा? मैं बताता हूं कैसे होता है। देखो क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। उस लाइन को करमन रेखा के नाम से सामान्यतः माना जाता है। यह माना जाता है कि अंतरिक्ष 100 से ऊपर की तरफ अंतरिक्ष है जहां पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मिनिमम हो गया है। अच्छा, ऐसी स्थिति में बच्चों यह माना जाता है कि अगर कोई रॉकेट जा रहा है और उसने अपने में से कोई भी सामान निकाला और उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, 100 किलोमीटर की लाइन से ऊपर फेंक दिया, तो अब वो गुरुत्वाकर्षण से दूर चला गया। गुरुत्वाकर्षण से दूर चला गया तो अब वो पृथ्वी के चारों तरफ तैरता रहेगा, चलता रहेगा। इसी आधार पर आज भी
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों तरफ तैर रहा है, उड़ रहा है। आप देख सकते हैं बाकायदा ये एल्टीट्यूड दिखता जा रहा है, किलोमीटर्स में आप देख रहे हैं कि कितना किलोमीटर ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए रॉकेट है, इसने अपने सिर पर सैटेलाइट बिठा रखे हैं, ये गया और जाकर के यो फेंका और खुद लौट करके नीचे आ गया, यानी कि आकर के लैंड हो गया। ये जो फेंकने की प्रक्रिया थी ना इसकी, इस प्रक्रिया में ही सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जब छोड़ के चल दिया तो उनमें से 49 सैटेलाइट इसने अंतरिक्ष में छोड़े। मैंने आपसे पूछा टोंगा का नाम क्यों लिया जा रहा है, तो टोंगा का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि टोंगा में जब से वो वॉल्केनो आया है तब से इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ये स्पेस एक्स वाले टोंगा में इंटरनेट की सेवाएं सही से चालू करना चाहते थे कि टोंगा में इंटरनेट चालू हो जाए, इसलिए इन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए थे कि भाई मैं वहां पर भेजता हूं, वहां पर मेरे इंटरनेट से टोंगा वासी जो लोग हैं उनको इंटरनेट मिल जाएगा, ताकि मैं दुनिया की नजर में आ जाऊंगा और मैं बताने लगूंगा कि देखिए स्टारलिंक कितना अच्छा है। बोले क्यों, क्योंकि हमारे माध्यम से भेजे गए सैटेलाइट इतनी मतलब ड्रास्टिक पोजीशंस में जो जगह खराब है वहां पर भी इंटरनेट उपलब्ध करा सकता है। ये विज्ञापन के लिए काम कर रहे थे। इनको फायदा क्या होने वाला था, दुनिया को फिर ये कहने में कामयाब होते कि यदि आप सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट लेंगे तो ना तो वो कभी वॉल्केनो से खराब होगा, ना कभी वो तूफान से खराब होगा, ना कभी वो किसी प्रकार के मतलब कोई और चुनौती उसको आएगी। सैटेलाइट से इंटरनेट लीजिए, ये इस प्रकार का विज्ञापन करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किए थे। 40 जल गए, लेकिन उनमें से कारण खोजने निकले कि हुआ क्या। हुआ तो पता चला कि साहब जमीन पर तो जो तूफान आते हैं, आंधी तूफान जो आते हैं, वो पानी, हवा, समुद्र से निकल करके आते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जो तूफान आते हैं वो अदृश्य शक्ति के रूप में आते हैं। इनकी रिपोर्ट में जानकारी निकल करके आई और पता चला कि सूरज की तरफ से चला हुआ जो सोलर स्टॉर्म था, यानी कि एक ऐसा स्टॉर्म जो कि सूरज की तरफ से निकला था, सोलर फ्लेयर, उसने ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड अपोजिशन में क्रिएट कर दिया कि जो सैटेलाइट ये छोड़ने गए थे उसके अगेंस्ट में सैटेलाइट नीचे आके गिर गए। यानी कि कोई और कारण नहीं मिला, अंतरिक्ष में सूरज के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा हो गई। आप देखें, न्यूज पढ़ें, आप समझ पाएंगे। स्पेस एक्स के सैटेलाइट नीचे गिर गए आकर के, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में सूर्य की तरफ से आता हुआ तूफान मिल गया। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा, और भी तो बहुत सारे सैटेलाइट होंगे वहां पर, केवल यही वाला सैटेलाइट आकर के नीचे क्यों गिरा और इसी के 40 क्यों गिरे हैं? बताता हूं। इसी के 40 इसलिए गिरे क्योंकि इसने अभी पृथ्वी के नजदीक ही छोड़ा था, पेरिजी कक्षा में, 220 किलोमीटर की कक्षा में, जहां सामान्यतः सैटेलाइट डाले नहीं जाते, इसने पेरिजी में छोड़ा। आप में से कुछ को पता ही नहीं पेरिजी क्या होता है, तो मैं बता दूं भाई। पृथ्वी की मान लीजिए कक्षा, पृथ्वी ये है, अब पृथ्वी के चारों तरफ मुझे चक्कर लगाना, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अब मुझे सैटेलाइट छोड़ना है, तो मैं इस तरह की कक्षा क्रिएट करता हूं। किस तरह की? पृथ्वी के नजदीक पेरिजी और पृथ्वी के नजदीक अपोजिट में अपोजी। मैंने नजदीक छोड़ दिया इस वेलोसिटी के साथ कि अब ये दूर ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसने छोड़ा 220 किलोमीटर पर ही था, लेकिन पृथ्वी पर जैसे ही चक्कर काटने की बारी आई, सूरज की तरफ से यहां पर स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया। तूफान आया तो ये सैटेलाइट जाना तो अपोजी में चाहिए था, अपोजी बोले तो पृथ्वी से दूर की तरफ, लेकिन सूरज की तरफ से आ रहे स्टॉर्म से ये निकल करके किस तरफ आ गया? ये सूरज की तरफ से आ रहे स्टॉर्म से निकल करके पृथ्वी की तरफ ही गिरना शुरू कर दिया, पृथ्वी की तरफ ही गिर गया। आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो पृथ्वी की तरफ गिरने से हुआ ये कि इसका जो सपना है वो चूर चूर हो गया, टोंगा में इसका विज्ञापन रह गया। आप जानना चाहेंगे कि सर सोलर स्टॉर्म होते क्या है, तो देखिए ये तो हो गई न्यूज। स्पेस एक्स ने 40 अपने सैटेलाइट जो हैं, जो रिसेंटली लॉन्च किए थे, वो खो दिए हैं। ये 49 में से 40 सैटेलाइट इसके बर्बाद हो गए हैं। ये न्यूज आप देख सकते हैं। आप पूछेंगे कि क्या इस प्रोग्राम का कोई नाम है? हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, इसका नाम स्टारलिंक है। स्टारलिंक कौन सा है? स्टारलिंक स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया सैटेलाइट्स का वो बहुत बड़ा बीड़ा है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क 20,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना चाहता है।
कहां भेजना चाहता है? अंतरिक्ष में भेजना चाहता है, जिसकी वजह से अब कितनी ऊंचाई पर भेजना चाहता है? पृथ्वी से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट, 20,000 सैटेलाइट भेजना चाहता है। अब यहां पर यह माना जा रहा है कि इसने हजारों सैटेलाइट ऑलरेडी भेज दिए हैं। रिसेंट डेज में तो इसका ऑलरेडी विरोध हो रहा है। चीन ने तो हालांकि रिसेंटली धमकी दी है कि अगर एलन मस्क ने सैटेलाइट भेजना बंद नहीं किए तो हम अपना भी यही हाल मचा देंगे, अंतरिक्ष में इतने ही सैटेलाइट अपने डाल देंगे। कारण क्या है कि स्टारलिंक से अब दुनिया डर रही है कि क्या पता इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि खुफिया जानकारी पूरी दुनिया की जुटाने का अमेरिका का कोई उद्देश्य हो, जिसमें पूरी जानकारी स्टारलिंक के सैटेलाइट के माध्यम से अमेरिका पूरी दुनिया के बारे में जुटा ले। तो यह काम चीन भी करना चाहता है, भविष्य में इतने ही सैटेलाइट भेजना चाहता है। आप पूछेंगे जो सैटेलाइट रिसेंटली गिरा है ये कितने वजन के हैं? जो 40 सैटेलाइट स्पेस एक्स के धरती पर गिर गए, ये कितने वजन के थे? 260 किलो का एक सैटेलाइट था। 40 सैटेलाइट गिर गए। आप पूछेंगे पृथ्वी पर गिरे कि क्या हुआ? जी नहीं, जैसे ही ये अंतरिक्ष से एटमॉस्फेयर में एंट्री करने लगे, आप पूछेंगे सर हमने तो एटमॉस्फेयर बहुत ऊंचाई तक पढ़ा हुआ है, एक्सोस्फीयर तक भी पढ़ा हुआ है। अरे हमने कहा आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन सही मायने में अंतरिक्ष में जो सबसे ज्यादा हवा या फिर प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, वो होता है क्षोभ मंडल के अंदर। और क्षोभ मंडल के अंदर जब घर्षण उत्पन्न होता है तो जो सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर चक्कर काट रहे थे, जैसे ही हवा की तरफ आने लगे तो उनमें आग लग गई। तो पृथ्वी की तरफ आते आते उनमें आग लग गई, इसलिए धरती पर आकर कुछ भी नहीं गिरा। इसलिए नहीं गिरा क्योंकि पृथ्वी की तरफ से जो धूल थी या फिर गैस थी उसमें वो सैटेलाइट जल करके भुन गए, राख हो गए। गिरा कुछ भी नहीं, लेकिन 260 किलो के ऐसे 40 सैटेलाइट इनके जल गए हैं। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट से अपनी चीजें भेजी थी और इसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई। ये बात का मैंने आपको समझा दी। अब एक जानकारी यहां पर और देनी थी, और वो क्या थी? वो थी सोलर स्टॉर्म के बारे में कि ये कैसे आता है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सूर्य जो है ना, सूर्य की सरफेस पर से इस प्रकार की लपटें उठती रहती हैं। मान लीजिए कि ये सूर्य है, इस सूर्य ही है ये, और इसकी सरफेस पर से इस प्रकार की लपटें, ये देखो ये लपटें उठ रही हैं। ये लपटें हैं तो बहुत करोड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन जब सूरज के क्षेत्र से बाहर निकल के आती हैं तो ये आकर के अंतरिक्ष में जितने भी, क्योंकि सौर मंडल के अंदर, भाई सौर मंडल के अंदर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो 8 ग्रह हैं उनके क्षेत्र में भी ये लपटें पहुंचती हैं। तो पृथ्वी के क्षेत्र में जैसे ही ये लपटें आती हैं तो ये आकर के पृथ्वी के चारों तरफ बने हुए मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर देती हैं। अब आप पूछेंगे पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्या है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको पृथ्वी का एक उदाहरण लेके, देखिए हाँ, जैसे ये रहा अर्थ है ना। अब ये अर्थ जो है, इस अर्थ के अंदर भी मेरे प्यारे साथियों मैग्नेट उपस्थित है। मैग्नेट कहां से आया पृथ्वी के अंदर में? देखिए मैग्नेटिज्म का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है। सिद्धांत यह है, मैग्नेटिज्म के लिए कहते हैं कि जब भी कोई वस्तु, भाई मैग्नेटिज्म असल में है क्या? मैग्नेटिज्म के बारे में कहा जाता है कोई भी भार युक्त वस्तु जो होती है, जिसमें वजन होता है, वो दूसरी भार युक्त वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी अगर किसी वस्तु का मास m1 है तो वो m2 नाम के मास को अपनी ओर आकर्षित करेगी। यानी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। वो जी या जो भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं वो इसी तरह से निकालते हैं, एक वस्तु का भार दूसरी वस्तु का भार अपॉन उनकी बीच की दूरी। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि पृथ्वी की तरफ मैं क्यों आकर्षित हूं, तो इसका वजह यह है कि मुझ में भी वजन है, पृथ्वी में भी वजन है, और दो भार युक्त वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। फिर आप पूछेंगे पृथ्वी में भार क्यों है? क्योंकि इसके केंद्र में भरा हुआ है निकल और आयरन। आपको मालूम होना चाहिए पृथ्वी की सरफेस 3 स्तर में बटी हुई है। पृथ्वी जो है 6400 किलोमीटर के बीच में, यानी कि अपन जहां खड़े हैं वहां से 6400 किलोमीटर अंदर चले जाओगे तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु आ जाएगा, जहां से पृथ्वी 3 दिशाओं में, जहां से पृथ्वी जो है 3 सरफेस के माध्यम से ऊपर तक आ रही है, जिसमें सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को आप परपटी कहते हैं, जियो परपटी जिसे आप कहते हैं, है ना, क्रस्ट जिसे आप कहते हैं। क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। पृथ्वी के कोर में
निफे यानी निकल और आयरन उपस्थित है। सबसे ऊपर आप कहते हैं सियाल, सीमा, निफे यानी सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल और आयरन। तो जो अंदर की तरफ निकल और आयरन है पृथ्वी के कोर में भरा हुआ, वो इसमें मैग्नेट की स्थिति उत्पन्न करता है। वही मैग्नेट जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है कुछ इस प्रकार से, पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी में दो पोल बनते हैं, ऊपर की तरफ आप नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल बोलते हैं। कारण क्योंकि पृथ्वी जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर यदि सूर्य का मैग्नेटिक फ्लेयर आकर टकराने की कोशिश करता भी है, तो सूर्य की तरफ से आ रहे मैग्नेटिक फ्लेयर से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही टकराता है, टकराने से ये नॉर्थ और साउथ की तरफ इनकी दिशा मोड़ देता है। दिशा मोड़ देता है से अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ अचानक चमक बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चमक बढ़ी और नीचे की तरफ चमक बढ़ी, इसे देखने के लिए दुनिया वाले लोग जाते हैं, है ना। यहां पर बोरियोलिस, ऑस्ट्रेलियोसिस इन नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है ना। तो यहां पर अरोरा बोरियोलिस जाना जाता है इस चमक को, और दक्षिण पोल की तरफ अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी की चपेट में आ गए कौन? सैटेलाइट। और जब वो इसकी चपेट में आए तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया, वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में खींचे चले आए, और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में खींचे चले आने से वो जल गए। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी जो मुझे बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। बाकी जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनको लगे पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है ये प्राणी, इस गोले पे है तो सही लेकिन पता नहीं भाषा कौन सी बोल रहा है। कोई बात नहीं, मैंने आपको तथ्यात्मक जानकारी देने का प्रयास किया है। आप इतना समझ लीजिए कि सैटेलाइट्स को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दिक्कत होती है, जो आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। यानी कि कुल जमा बात यह है कि जो भी आपके एलन मस्क के सैटेलाइट थे वो मैग्नेटिक फील्ड ड्रिवन बाय दी सोलर फील्ड, उसकी वजह से बर्बाद हो गए। यानी कि सोलर स्टॉर्म जो है वो इनको खराब करने के अंदर काम में आ गया। ये लपटें जो थी उसकी लपेट से वो पृथ्वी पर ही आकर के वापस गिर गए। ये जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो सेशन को शेयर कर देना, फिर भी नहीं भी आ रही हो तो भी कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट पढ़ाने का मैं अगर साहस करता हूं तो वो इसी कारण कर पाता हूं क्योंकि आप लोग जो है वो हिम्मत दिखाते हैं ये सब चीज सुनने की, है ना। सेशन को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि यहां से आगे भी बहुत जबरदस्त न्यूज है आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला जारी है। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, देश के साथ में रिसेंटली एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हुई? भारत के 7 जवानों ने अरुणाचल प्रदेश में अपने प्राणों की आहुति सीमा की सुरक्षा करते हुए दे दी। सामान्यतया जब भी हम सैनिकों की शहीदी के बारे में सुनते हैं तो हमको दुश्मन पता होता है। दुश्मन पता होता है कि या तो कोई आतंकवादी था, या फिर क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग थी, या फिर देश के अंदर नक्सली हमला था। लेकिन जब आपको यह ना पता हो कि दुश्मन कौन है तो फिर वह युद्ध बहुत भयानक होता है। और ऐसा ही एक अज्ञात युद्ध भारत मां के 7 सपूतों को इस देश से अलविदा कर दिया, इस धरती से अलविदा कर दिया। क्या था ये? साथियों, असल में अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा की सुरक्षा करते समय 7 जवान एक बर्फीले तूफान में दबकर शहीद हो गए। अब आप पूछेंगे कि सर यह कैसी बात थी? बर्फीला तूफान? बर्फ में भी तूफान आते हैं क्या? आज का दिन ही तूफानी है क्या? आप पहले वाले केस में सूर्य का तूफान पढ़ा रहे थे, अब आप बर्फीला तूफान पढ़ा रहे हैं। यह समझिए कि तूफानों का माई बाप है, मतलब इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। आप आज के सेशन में इस बात को पढ़ने वाले हैं। इस दर्द को जब आप फील करेंगे तो समझ में आएगा कितना भयानक होता होगा वो दृश्य जिस समय कोई एवलांच किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और व्यक्ति की गिरफ्त में लेने के बाद में जब भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं तो वो कितना गौरवमयी पल तो है ही, लेकिन दुखदाई भी है, क्योंकि ये हमारे देश की हिफाजत उस क्षेत्र में कर रहे हैं जहां से ये आपको लाइव करके ये भी नहीं बता पाते कि देखो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं। आइए तो हम अपने इन सभी शहीद जवानों की जो कुर्बानी है इसको तो याद करते ही हैं, साथ में आपको पूरा घटनाक्रम भी बताते हैं। देखो बच्चों, हुआ क्या है मेरे प्यारे साथियों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक एवलांच आया।
एवलांच बोले तो समुद्री वो बर्फीला तूफान आया। कैसे होता है बर्फीला तूफान, वो मैं आपको बताऊंगा। खबर के लिए आप समझ लीजिए कि 7 आर्मी मैन स्ट्रक बाय एवलांच अरुणाचल प्रदेश, कंफर्म्ड डेट। कोई बचता नहीं है उसके अंदर जो उसकी चपेट में आ गया। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे दुश्मन जिनके साथ में हमारी सीमाएं जुड़ी हैं, पाकिस्तान और चीन, इनकी सीमाओं को हिमालय पर्वत ने भी प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रखा हुआ था। लेकिन जब भारत ने कारगिल जैसा युद्ध देखा, तो कारगिल युद्ध में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यही थी कि पाकिस्तानी कारगिल चोटी पर आकर बैठ गए, ये सोचते हुए कि हिमालय भारतीयों ने तो नेचुरल बॉर्डर के रूप में मान रखा है, क्यों ना हम हिमालय को ही कब्जे में ले लें। और यही हुआ था कि वो उस समय कारगिल चोटी पर आकर बैठ गए जहां पर पूरे टाइम बर्फ रहती है। और चूंकि वो ऐसी पोजीशन पर बैठ गए तो हमें उसको वहां से मुक्त कराने में भी कई सैनिकों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे इसी प्रकार के एक दुश्मन में चीन भी शामिल है, जिसने रिसेंट डेज में गलवान वैली जो इंसिडेंट किया, जिस तरह से पेंगोंग सो वैली जो है, पेंगोंग सो जो लेक है, उस पर हरकतें दिखाई। उसके बाद भारतीय सेना ने अपने जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर गश्त बढ़ा दी। गश्त इसलिए बढ़ा दी क्योंकि हमें चीन के नापाक इरादे पता चल गए थे। चीन के नापाक इरादों में अक्सर जहां पर सेना की गश्त नहीं है, जो सामान्यतया नो मैंस लैंड समझे जाने वाली जमीन है, चीन उन पर भी कब्जा करके बैठ जाता है। जैसा आपने अभी रिसेंटली पहले सवाल में नेपाल के केस में पढ़ा, ऐसा वो भारत के साथ भी करता है। अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जबरन अपने टेंट लगा के बैठ जाता है, या लद्दाख में जहां पूरी तरह बर्फ जमी हुई है वहां अपने टेंट लगा के बैठ जाता है। चीन के द्वारा की जा रही हरकतों के विरोध में भारतीय सेना इन दिनों प्रॉपर तरीके से अपने बॉर्डर एरियाज में गश्त कर रही है। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एकदम पूर्वी राज्य है, जो कि चीन के साथ सीमा रखता है, अरुणाचल प्रदेश वही जिसको लेकर के चीन कहता है कि ये उसका है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चूंकि वहां पर उन्हें लगता है कि भारतीय सेना का शायद ध्यान ही ना हो, इसलिए वो अपना हिस्सा उसे बताने लगता है। वो कहता है कि यह तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। उस जगह पर भारतीय सेना इन दिनों जबरदस्त गश्त कर रही है। यह गश्त थी साथियों 14,500 फीट की ऊंचाई पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कितना होता है, या यह समझ लीजिए 3,280 फीट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि लगभग 4.5 किलोमीटर पृथ्वी की ऊंचाई पर, समुद्र तल से ऊंचाई पर, पहाड़ी पर हमारे सैनिक इस सीमा का इस तरह से गश्त कर रहे थे। आप देख सकते हैं हमारे सैनिक किस तरह से बर्फ में अपनी सीमा की सुरक्षा करते समय चलते हैं। आप में से कुछ लोगों को यह फन लगता होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कुछ सैलानी बर्फ में जाते हैं, वहां बर्फ फेंक करके एक दूसरे पर खेलते हैं, बहुत अच्छा सा अनुभव देते हैं। आपको लगता है कि बर्फ बहुत सुखद होती होगी। बर्फ तब तक ही सुखद होती है जब तक आपको वो शांति दे रही है। बर्फ जब आपको अपने आगोश में ले ले तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, जिस जगह हमारे भारतीय सेना के ये जवान अपने द्वारा गश्त कर रहे हैं, इस जगह पर पहुंचने के लिए उन्हें 3 टर्म्स में ऊपर ले जाया जाता है। कारण यह है कि जिस जगह ये लोग अपनी गश्त कर रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन मात्र 65% ही रह जाती है। यानी कि जिस ऑक्सीजन को आप और हम ले पा रहे हैं वो वहां पर घट करके 33% तक डाउन चली जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यही कारण है कि यहां पर सैनिकों को एक बार में भी ले जाया नहीं जाता, उन्हें 3 बार में ले जाया जाता है। सबसे पहले जब सैनिक बेस कैंप से ऊपर चलता है तो 12,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें रख करके 6 दिन रोका जाता है, ताकि वो एक्लेमेटाइज हो जाएं, अनुकूल हो जाएं इतनी ऊंचाई पर जाकर के सीमा की सुरक्षा करने पहुंचने के लिए। फिर 6 दिन वहां रखने के बाद में फिर उन्हें एक बार और ऊपर लेके जाया जाता है 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां उन्हें 4 दिन तक रखा जाता है। यानी सबसे पहले आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर रखते हैं, फिर और ऊंचा लेकर के जाते हैं लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, फिर वहां 4 दिन रोकते हैं ताकि और ऊंचाई पर जाकर के वो सुरक्षा कर सके। और इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, जब और ऊंचाई पर लेके जाते हैं तब उसके अंदर 4 दिन और लगते हैं। यानी सबसे पहले 6 दिन, फिर 4 दिन, फिर अगले 4 दिन। इस प्रकार से यहां पर पहुंचता है भारत का एक सैनिक, यानी सीमा की सुरक्षा करने के लिए जिस जगह ये चल रहे हैं वहां पर जमीन से आने में मेरे प्यारे साथियों 15 दिन लग जाते हैं। आप इस प्रकार से अंदाजा लगाइए। यहां पर हमारे सैनिक जो हैं वो गश्त लगा रहे थे, और गश्त लगाते समय मेरे प्यारे साथियों जो घटना हुई वो कुछ इस प्रकार से थी। क्या थी साथियों? घटना यह थी कि यहां पर
अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो हिमालय की जो परतें दिख रही हैं, चोटियां आपको दिख रही हैं मेरे प्यारे साथियों, जिन पर जमी है बर्फ, ये बर्फ एनी टाइम जमी रहती है, पूरे टाइम यहां पर बनी रहती है। लेकिन इस बर्फ के साथ में आपको एक ढलान दिख रही होगी। यह ढलान सामान्यतया जब 30 डिग्री से ऊपर की हो जाती है, यानी कि आप ऐसे समझिए, ये मतलब अगर मैं एकदम फ्लैट बोलता हूं, इसे 180 डिग्री बोलता हूं, मैं अगर ये कहता हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, मैं 30 डिग्री बोल रहा हूं। अगर 30 डिग्री का एंगल हो गया इस पीक से, यानी कि यदि ये पीक है और इस पीक से 30 डिग्री का एंगल यहां पर क्रिएट हो गया, तो सामान्यतया बर्फ जो लगातार वहां पर पड़ रही है उसका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने पर वो सरकना शुरू कर देती है। और सरक कर जो नजारे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, आप देख करके अंदाजा लगाइए ये कितनी भयानक घटना हो। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर कुछ फ्यूम सी उड़ती हुई दिख रही हैं, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा और आपको यह बर्फ दरकती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से जब बर्फ गिरना शुरू करती है तो पता भी नहीं चलता है। आप देखिए, यह बर्फ गिरते हुए नीचे आ रही है, ये बर्फ गिरते हुए नीचे आ रही है, आप इसे देख सकते हैं। आपको देख के लगता होगा कि ये तो बादल बनते हुए आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये वजनदार बर्फ है, ये पानी से भी ज्यादा वजन रखने वाली बर्फ है, जिसकी गति लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बर्फ है। ये बर्फ का कोई हवा नहीं है, कोई बादल नहीं है, ये इसको आप गैस मत समझिए, ये वजनदार बर्फ है। ये इस प्रकार से जब आती है तो अपने साथ में ऐसे जो क्षेत्र हैं इन्हें आगोश में ले लेती है, ऐसे जो घर हैं उन्हें बर्बाद कर देती है। साथियों, अब तक की जो सबसे बड़ी बर्फ की गिरावट हुई जिसमें कि 30,000 लोगों की जान चली गई थी, वो घटना पेरू के अंदर हुई थी। ऐसी ही घटना जो है वो हर साल भारत में होती रहती है। भारत मां अपने ऐसे ही लालों को ऐसी ही अज्ञात तूफानों में हर साल खोती रहती है। जनरली 10 से लेकर 15 सैनिक हमारे इसी प्रकार के बर्फीले तूफान में दब जाते हैं जिसका कोई सूचना नहीं प्राप्त होता है। आप सोच के देखिए ये एवलांच कितने खतरनाक होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इतने तात्क्षणिक स्पीड पर आते हैं। आप सोच के देखिए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिस बर्फ में आप पैर गाड़ गाड़ के चल रहे हैं, वहां पर अचानक एक तूफान आता है। इसका कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह का सीन ही नहीं होता है। आपको लगता होगा कि इसके लिए तो पूरी सरकार को मॉनिटरिंग सिस्टम लगा देनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। बर्फ दरकी, वो किसी से नहीं रुकी, फिर वो गिर पड़ी और गिर करके जो भी चल रहा था उस सबको अपने में समाती हुई ले गई। आपको जान के आश्चर्य होगा, कहते हैं कि 95% लोगों की जान बचाई जा सकती है यदि एवलांच में दगे हुए व्यक्ति को 15 मिनट के अंदर खोद कर निकाल लिया जाए। लेकिन विचार करिए कि आप कैसे किसी व्यक्ति को 15 मिनट में खोद करके निकाल लेंगे जब बर्फ, ये देखिए आप, ये देखिए नजारा, आपको यहां पर एक नजारा दिख रहा है। यहां लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि यह बर्फ किस प्रकार से इतना दूरी पर आकर के अपने आगोश में इस चीज को लेने जा रही है। पूरा की पूरा सिस्टम, मैं ये कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आया ताकि आप इस चीज को देख सके। ये बर्बाद करने वाला सीन होता है साथियों। ऐसा ही हुआ हमारे भारत सेना के जवानों के साथ में रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में। साथियों, कहते हैं कि उनको खोद के निकाल लिया जाए, लेकिन मुसीबत यह है कि वो बर्फ का ताबूत बन जाती है, यानी कि व्यक्ति अंदर दबा रह जाता है, चारों तरफ उसके बर्फ होती है। आप खोदेंगे कहां से? आपको तो यही नहीं पता होता कि सैनिक है कहां पर। ऐसा ही हुआ अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय सेना के जवानों के साथ। बताइए, यह दुश्मन कितना अदृश्य है जिसके बारे में कुछ नहीं पता। सही मायने में ये शहीदी है, इतनी बड़ी मतलब कुर्बानी है जिसका देख करके रूह कांप जाए। आप में से कई बच्चे तो घर बैठ के डर जाएंगे जब मैंने ये न्यूज सुनाई है। आप इसकी कल्पना, जब मैं आपके लिए न्यूज तैयार कर रहा था तब मैं सोच करके इस फियर को फील करके डर रहा था। आप सोचिए कि ऐसी जगह पर हमारी सेना लगातार देश की सुरक्षा कर रही है। हमारे लिए कमरे में बैठ करके भाषण देना बहुत आसान होता है कि चीन जो है वो ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। सही मायने में जो हमारे सैनिक वहां खड़े हैं वो एक एक चीज को बहुत करीबी से जानते हैं और देखते हैं और बताते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा उनके प्रति सम्मान रखें, और ये बात जब भी आपको कोई सैनिक दिखे तो उसके प्रति अपने मन में यह भाव रखें कि वो आपके लिए जिस जगह पर खड़ा है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। 19th जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के सैनिक थे जो यहां पर साथियों शहीद हुए। भारतीय सेना ने इस बारे में कंफर्मेशन दिया। वीर सपूतों को हम भी अपने ऐसे नमन करते हैं। हवलदार जुगल किशोर, राइफलमैन अरुण कट्टल, राइफलमैन अक्षय पठानिया, राइफलमैन विशाल शर्मा, राकेश सिंह, अंकेश भारद्वाज
और गनर गुरबाज सिंह की शहीदी जो है वो हम सभी वीरों के अंदर, जो भी देशवासी हैं उनके अंदर प्रेरणा का साधन बनेगी। मेरे प्यारे साथियों, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, अपोजिशन लीडर्स, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, सबके द्वारा मेरे प्यारे साथियों इनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। हम सब भी अपने शहीदों की शहादत को नमन कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप यहां पर देख लीजिए कि व्हेन स्नो बिकम्स डेडली, तो ऐसा दृश्य आप देख करके कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना भयानक होता होगा। यह एवलांच है साथियों, जो 30 डिग्री के ऊंचाई पर गिरना शुरू करता है, और जब यह हाइट गिरना बढ़ना शुरू करती है तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ नीचे आकर गिरना शुरू होती है। साथियों, जहां से सबसे पहले बर्फ दरकती है, उसके बाद में ये एवलांच ट्रैक से होते हुए रनआउट जोन तक जाती है और फिर नीचे बिछ जाती है। आप इस बारे में अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब बर्फ गिरती है तो आप सोचिए, आपको अंदाजा इस बात का भी लगाना चाहिए कि ये कितनी वजनदार होती होगी। अगर हम ये समझे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो बर्फ दरकते हुए नीचे आती है, ये मिलियंस ऑफ टन्स वजन रखती है, यानी लाखों किलो वजन होता है जब कोई एवलांच सड़क के नीचे आता है। आप सोचिए कि ऐसे बर्फ दरक रही है और दरकते हुए ये नीचे चली जाए तो मिलियंस ऑफ टन पानी भरा है ना साहब इसके अंदर। आप ऐसे सोचिए, समटाइम्स क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, तो ग्लेशियर पिघलने के कारण भी एवलांच आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है साथियों कि यह जानकारी आपको समझ में आए किस प्रकार से यह घटना होती है, और इतनी दुखद परिस्थितियों में भी सेना हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा डेडलीस्ट एवलांच अभी तक कहां आए, तो साथियों डेडलीस्ट एवलांच वंस अपॉन ए टाइम 1970 के अंदर पेरू में आया था, और वहां पर 30,000 लोगों की लगभग एक ही बार में जान ले गया था। आप पूछेंगे कि एवलांच में किसी व्यक्ति के साथ में कौन सा फीचर, यानी कौन सा ऐसी बीमारी क्या होती है, जब आदमी जब दब गया तो क्या होता है। तो ये जो फिनोमिनन होता है इसे कहा जाता है एक्सफिक्सिनेशन। एसफिक्सिनेशन के अंदर होता यह है कि व्यक्ति जो है वो जहां दबा हुआ है उसके चारों तरफ उसके ही द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ही उसके मुंह के चारों तरफ आ जाती है, और उसी से घुट करके उसकी दम से घुटने से मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि यह बर्फ में दबना नहीं अपितु जिंदा दफन करना है। बर्फ के अंदर जिंदा दफन हो जाते हैं लोग। आप सोच के देखिए कि कहा जाता है कि 93% लोग बचाए जा सकते हैं अगर उनका 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन सामान्यतया यह भी नहीं होता है। आपके सामने एक डेथ टोल है जो मैं आपके यहां पर दिखाना चाहूंगा। भारत सरकार के द्वारा अपने एक जवाब में लोकसभा के अंदर बताया गया था कि 2016 में 18 भारत के जवान इसी प्रकार के एवलांच में शहीद हुए, 2017 में 30 जवान शहीद हुए, 2018 में 6 हुए, 2019 में 16 हुए। इस प्रकार का डेथ टोल हर साल आता है। आप सोच के देखिए कि इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए भी हमारी सेना पूरे टाइम दृढ़ता के साथ टिकी रहती है। आप पूछेंगे कि सर ये तो इतना अदृश्य है तो फिर हिम्मत कैसे आती है। तो देखिए यहां पर कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। अगर हल्की सी भी बर्फ गिरने की सूचना कहीं आती है, देखिए बर्फ एकदम शांति से गिरती है, अगर लेकिन बर्फ लुढ़कने की अगर कोई सूचना आती है तो उस पर पूरी तरह मॉनिटरिंग रखी जाती है और तुरंत वहां से एवलांच का मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता है। लेकिन साथियों ये इतना फास्ट होता है कि आप बर्फ में दौड़ करके भी अपनी जान नहीं बचा पाते। हालांकि इन चीजों से बचने के निरंतर प्रयास होते ही हैं, लेकिन ये प्रयास भी नाकाफी होते हैं, तभी शहीद हो जाते हैं, है ना। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। आप निश्चित ही इनके कुर्बानी को, इनकी शहादत को अपने जीवन में याद रखेंगे और हमेशा अपने मन में इस भाव को रखेंगे कि हमारी सेना कितनी दृढ़ता से हमारे सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर करते चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? बहुत मुश्किल होता है साथियों हमारे साथ में किसी ऐसी घटना को सुना करके फिर कंटिन्यू आगे पढ़ाते रहना, क्योंकि फिर आपको कुछ और जॉनर में लेके जाना होता है। हर खबर अलग प्रकार से आपको सुनानी होती है। बहुत मुश्किल होता है कि एक जगह अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए दूसरी जगह आपको अलग इमोशन के साथ पढ़ाना, लेकिन आप सबके सहयोग से यह संपन्न हो पाता है। सेशन को शेयर करते रहिए और जानिए कि रिसेंटली क्या हुआ है। ठीक है, आइए। तो साथियों हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में, असल में फैसला क्या था जी, कि एक केस था सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस थे और उन 2 जजेस ने बकायदा, जिनका नाम है अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी, इन्होंने एक एफआईआर की सुनवाई करते हुए कहा कि जो पत्नी वाली साइड है ना, पत्नी वाली साइड बोले तो हस्बैंड वाइफ में जो वाइफ है उसके द्वारा अपने इन लॉज पर बोले तो पति और पति के परिवार पर
जिस प्रकार से दोषारोपण किया जाता है, दोषारोपण से मतलब क्या हुआ? दोषारोपण का मतलब यह कि साहब यह कहा गया कि इन्होंने मेरे साथ में आईपीसी की धारा 498 के तहत जो अपराध हो सकते हैं वो किए हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या है, बताते हैं। साथियों, आप में से बहुत सारे साथी, जब भी मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, तो कुछ विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हुए पाए जाते हैं और वो लंबे समय से पाए जाते हैं कि सर कुछ पुरुषों के बारे में भी बोल दीजिए कि पुरुषों की भी सुरक्षा हो महिलाओं से। अब ये बात सुनने में कई लोगों को बुरी लगती होगी। वास्तविकता में यह है कि देश में खुद सुप्रीम कोर्ट यह बात मानता है कि महिलाओं से पुरुषों को भी टेंशन है। आप पूछेंगे दिक्कत है, बोलेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज के इस आधुनिक युग में अपने इन-लॉज को धमकाने के लिए, अपने ससुराल वालों को धमकाने के लिए, अपने पति को धमकाने के लिए आईपीसी की धारा 498A का फॉल्स प्रयोग करती हैं, यानी कि उनके द्वारा इसका झूठा उपयोग किया जाता है। अब आप जानना चाहेंगे 498A है क्या? साथियों, भारत के संविधान के भारत के अंदर इंडियन पीनल कोड 1860, जिसके अंतर्गत भारत के अंदर हर अपराध को कोडिफाई किया गया, 1983 के अंदर उसमें एक धारा जोड़ी गई जिसका नाम था 498A, और उसमें कहा गया कि महिला के ऊपर उत्पीड़न होने पर उसके पति और उसके इन-लॉज पर केस दर्ज किया जा सकता है, एक क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट किया जा सकता है, उन्हें जेल में डाला जा सकता है। यह कार्य इसलिए किया गया था क्योंकि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं बहुत कॉमन हो गई थी। कैसे उत्पीड़न, कई प्रकार के हैं, वो हम आपके सामने आज के सेशन में शेयर करेंगे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आजकल लोग झूठे केस करने में बहुत आगे आ गए हैं। यही सूचना है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। सेक्शन 498A बीइंग यूज्ड टू सेटल पर्सन स्कोर अगेंस्ट हस्बैंड हिज किन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका उपयोग अपने द्वारा किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि तुमको तो बेटा मैं बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो अपने ससुराल वालों को पूरे टाइम डराते हुए रखती हैं कि तुमने अगर हमारे साथ कुछ किया तो तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करा देंगे। तो वो जो केस दर्ज करा देंगे वाला भाव है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और मानता है। इसी को मानते हुए उन्होंने एक केस को, जो कि महिला के द्वारा अपने इन-लॉज पर किया गया था, उस केस को रद्द कर दिया और इस बात के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए कि आजकल बहुत ज्यादा फॉल्स तरीके से ये केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। क्या कोई समाधान है इसका? बताएंगे आपको आज के सेशन में। आइए, तो साथियों, ये घटना से तो आपका वास्ता नहीं होना चाहिए कि क्या है, लेकिन 498A क्या है मैं वो आपको बताता हूं। साथियों, हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी, यदि कोई परिवार में पति और पति के परिवारजन अगर महिला के साथ अत्याचार कर रहे हैं, whosoever being the subject or relative to the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। shall also be liable to fine, जिस पर कि जुर्माने का भी प्रावधान है। तो इस बारे में सेक्शन 498 में लिखा हुआ है कि यदि पति और पति का परिवार किसी महिला के ऊपर अत्याचार करता है तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है। यह 498 के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो 498 में लिखा हुआ आईपीसी की धारा में है, उसमें अत्याचार की परिभाषा क्या है? तो अत्याचार की परिभाषा लिखी हुई है कि यदि कोई पुरुष महिला के ऊपर जानबूझकर बोले तो विलफुल कंडक्ट विच ऑफ सच ए नेचर एज लाइकली, यानी जानबूझ करके किसी महिला को सुसाइड के लिए प्रेरित करता है, यानी कि उसे ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड, इतना दुखी कर दिया कि महिला सुसाइड करने के लिए प्रेरित हो गई। कॉज ग्रेव इंजरी, इतना परेशान कर दिया कि महिला को बहुत बड़ा इंजरी हो गया। डेंजर टू लाइफ, लिम्ब, हेल्थ ऑफ द वुमन, यानी कि महिला के शरीर पर किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसे विलफुल कंडक्ट विच इज सच मीन जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ किसी महिला को हैरेस किया गया। हैरेस का मतलब क्या हुआ? वुमन वेयर सच हैरेसमेंट्स इन सच व्यू कि कोयरिंग हर एनी पर्सन रिलेटेड टू हर मीटिंग एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी, मतलब एक तरह से यह समझिए कि महिला से आपने किसी दहेज की मांग करी या फिर आपने ऐसी कोई हरकत करी जिससे कि महिला को
किसी के सामने अपमानित किया, किसी के सामने बेइज्जत किया, तो वो सारी की सारी चीजें 498A के अंदर दर्ज कर ली जाती हैं। ये धारा भारत के आईपीसी के अंदर 1983 के अंदर जोड़ी गई थी, जिसके अंदर ये सारी बातें की गई। आप देखिए कि यहां पर मतलब किस किस प्रकार के अब्यूज जो है वो शामिल किए गए हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि सर एक बात बताइए, क्या इसके ऊपर सरकार के पास कोई रिपोर्ट है क्या कि महिलाएं इसका दुरुपयोग भी करती हैं? बहुत सी महिलाएं अपने ससुराल वालों को इस पूरे की पूरे एक्ट से कि भाई तुम्हें 3 साल की जेल करवा दूंगी, मेरे कहने से ही जेल हो जाएगी, तो ऐसी बातें सुनने के बाद क्या कभी इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया क्या? बिल्कुल लिया गया। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि आज के दिनों में इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग का मतलब जो सही मायने में प्रताड़ित हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन कुछ महिलाएं कि साहब इन्होंने पब्लिकली मुझे बेइज्जत किया, अब इसका प्रमाण क्या है? साहब इन्होंने मुझसे दहेज की मांग की, प्रमाण क्या है? लेकिन ऐसी स्थिति में प्रमाण मांगने की प्रथा है, सरकार मांगती है, कोर्ट मांगती है, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है ना जी कि कोर्ट कचहरी हो जाता है। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात से पहले से सहमत है। यही कारण है कि उन्होंने 2003 में कमेटी का निर्धारण किया था, जिसका नाम था मलीमत कमेटी, जिसका काम था कि वो 498 के केस में, 498A के केस में जिन लोगों को फंसाया जा रहा है उनके बारे में थोड़ी सजेशन देगी क्या किया जाए। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में अपने द्वारा गाइडलाइंस भी दी, और गाइडलाइंस में कहा कि यदि कोई केस यदि महिला के द्वारा आत्महत्या का नहीं है, कि भाई पता चले कि महिला को इतना प्रताड़ित कर दिया, आत्महत्या अगर किसी महिला ने कर ली फिर तो हत्या का केस लगेगा, फिर तो गए आजीवन कारावास के लिए, लेकिन हत्या का केस नहीं है, यानी कि आत्महत्या का केस नहीं है या फिर कोई सीरियस इंजरी का केस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 498A के अंदर आने वाले केस को सबसे पहले जिला लेवल पर एक कमेटी के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सीधा आपने केस किया और जेल में डाल दिया। तो ये 2018 की रिकमेंडेशंस हैं जो आपको भी पता होनी चाहिए। जुलाई 27, 2018 में दी गई रिकमेंडेशंस है, ये इसलिए पता होनी चाहिए फॉर दी सेक ऑफ योर अवेयरनेस, ताकि क्यों, क्योंकि हमारे जो क्लास में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, मैं दुआ करता हूं कि कभी ना कभी आप सबकी शादी हो ही जाएगी, है ना, तो शादी हो ही जाएगी, तो इस प्रकार की चीजों से आपका वास्ता ना पड़े, ये मैं दुआ करता हूं। लेकिन फिर भी अगर पड़े तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 27 को कुछ डायरेक्टिव्स दिए मिसयूज ऑफ 498A को रोकने के लिए। पुलिस से कहा और मजिस्ट्रेट से कहा कि टू रेफर एनी कंप्लेंट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल फैमिली वेलफेयर कमेटी। पहली बात तो यह कही कि यदि आपके पास में ऐसा कोई भी घरेलू हिंसा का, प्रताड़ना का 498A का केस आता है, तो सबसे पहले इस केस को ले जाकर के आप किसी कमेटी को सौंपें। कमेटी कौन सी? डिस्ट्रिक्ट लेवल फैमिली वेलफेयर कमेटी। आप पूछेंगे ये कमेटी कहां होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये कमेटी जो है वो कोर्ट बनाती है या पुलिस वाले खुद बताते हैं कि ये कमेटी है साहब। एक तरह समझिए कि वो एक तरह से घरेलू कोर्ट की तरह से समझ लीजिए आप, है ना। अच्छा, इसके अंदर कौन लोग होते हैं? इस कमेटी में बैठने वाला कोई घर के ही लोग होते हैं या कोई और होता है? देखते, फैमिली कोर्ट होती है, कुछ और होता है। तो इसमें क्या होता है साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि लीगल एक्टिविस्ट हैं या फिर सोशल वर्कर्स हैं या रिटायर्ड पर्संस हैं या कुछ महिलाएं जो कि काम कर रही हैं, इस तरह के लोगों से मिलकर के एक कमेटी का गठन किया जाता है। सामान्यतया कलेक्टर को निर्देश होता है कि वो एक ऐसी कमेटी हर साल बनाए। तो ये तो हो गई कमेटी। अब इस कमेटी को जो है ये काम सौंपा जाता है कि अगर कोई भी 498A का केस आया तो पहले उस केस की सुनवाई जो है ये कमेटी करेगी, सुनेगी कि क्या प्रथम दृश्यता सुनने के बाद ही आपको लग रहा है कि यह केस ग्रीव केस है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता है, और अगर नहीं लग रहा है तो आप ही इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। तो यहां पर नो अरेस्ट कहा गया है कि अगर केस हुआ तो नो अरेस्ट टू बी मेड अंटिल दिस कमेटी सबमिट इट्स टेक ऑन द कंप्लेंट। यानी कि केवल महिला गई पुलिस थाने, जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, अब आप इनको जेल में डाल दो, ऐसा नहीं करना है। इसके स्थान पर क्या करना है? इसलिए आपने देखा होगा आजकल जब पुलिस इस विषय के ऊपर आती है, जब महिलाएं शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचती हैं, तो पुलिस आकर खुद समझाइश करके जाती है कि यार रह लो ढंग से, घर बिगड़ जाएगा, खामोखा जेल हो जाएगी, अभी तुम्हारे लड़ाई झगड़े के अंदर सारा मामला फैल जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप देखना, ऐसे मतलब
बहुत सारे केसेस मैंने आसपास के क्षेत्रों में देखे हैं, अनुभव से बता रहा हूं, जिनसे दिखता है कि पुलिस खुद समझाती है कि यार शांति से रह लो, हमारे पास दुनिया में और भी बहुत सारे संकट हैं। अगर मियां बीवी की लड़ाई है तो इसमें पुलिस तक मत आओ, आपस में बड़े बुजुर्गों को बिठा के सुलटारा कर लो। कुछ बहुत ग्रीव हो गया है तो बताओ, फिर हम आपको कमेटी के पास लेके चलते हैं। इस वजह से केवल शिकायत के आधार पर तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाता। अब देखिए, आप में से एक पक्ष यहां पर जरूर होगा, वो कहेगा कि सर लेकिन कोई जेन्युइन महिला है, वो तो इस पूरी प्रक्रिया की वजह से प्रताड़ित हो रही है। जी नहीं, वो भी प्रताड़ित नहीं हो रही है। मैं मतलब खुद आजकल पुलिस के संपर्क में हूं, पूरे टाइम विभाग के साथ ही काम करता हूं, तो मुझे यह समझ में आता है कि अपराधियों को पुलिस के अंदर एक नेचर होती है कि पुलिस देखते ही यह समझने का प्रयास करती है कि यह केस कितना गंभीर है, क्योंकि पुलिस भी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करती है। हर पुलिस जो है ना वो गंदी नहीं होती है, पुलिस वाला हर आदमी बेकार नहीं होता है। पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है। आपकी नजर में फिल्मों के माध्यम से पुलिस के खिलाफ एक व्यवहार भर दिया गया है, आपके दिमाग में दिखा दिया जाता है कि पुलिस भ्रष्ट होती है, पुलिस के अंदर सुनवाई नहीं होती है, हर समय कुछ गलत होता है। नहीं जी, पुलिस आपकी स्थिति को देखते ही भांप लेती है। अगर कोई ग्रीव कंसर्न है तो वो आपसे कुछ बात ही नहीं करेगी, सीधा उठा के डाल देगी लोगों को अंदर, है ना। तो आप इस चीज को लेकर के पुलिस पर अविश्वास ना रखें। No arrest to be made until this committee submit its take on the complaint. Grant of bail within a day is irrespective of whether the dowry items are recovered. अगर गिरफ्तार कर भी लिया है तो एक दिन के अंदर ही जमानत दे दी जानी चाहिए, यह बात यहां पर मेंशन्ड है। The only exemption to this directives are cases where there are tangible physical injuries or death. यानी कि अगर कोई बहुत ज्यादा नुकसान शारीरिक रूप से हुआ है या डेथ हुई है तो ही जाकर के आप मतलब कोई एक्शन सख्त वाला लें, अदरवाइज आप इस कमेटी का उपयोग करें। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस 498A पर चर्चा करी है। अभी क्या हुआ ना, रिसेंट डेज में मैंने आप लोगों को बहुत सारे केसेस पढ़ाए थे, मतलब लास्ट मंथ मैंने आपको बहुत सारे केसेस पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया महिला पुरुष के बीच में जबरन यौन संबंध के बारे में हमने चर्चा की थी, क्या कि वैवाहिक जीवन में जो है वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। ये सब बातें जब हमने की थी तो बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी कि सर 498A पर भी बताइए ना आप कि महिलाओं के द्वारा जो जबरदस्ती लोगों को फंसाया जाता है उसका क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जवाब में दे दिया, तो मैंने आपके सामने इस चीज को ये क्लियर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझ जाएंगे, क्लियर कर लेंगे कि क्या कहानी है, ठीक है ना। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो ये जो है सेशन को शेयर करने का कष्ट करें, सभी साथियों को जितना ज्यादा हो सके इस सेशन की जानकारी दें, ताकि उनको भी चीज जो है वो अपडेट होती रहे, नॉलेज मिलता रहे, ठीक है। क्लियर हो गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट है, इंटेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, कमीशन ऑफ सती है, ये काफी सारे एक्ट हैं जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिए गए हैं। इसी के साथ साथ साथियों एक और खबर पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी का बेहतरीन सवाल है इसके अंदर। आपको मालूम होना चाहिए TN रवि नाम से जो है यहां पर तमिलनाडु के अंदर गवर्नर लगे हुए हैं। स्टालिन साहब की यहां पर सरकार चल रही है। इन दिनों गवर्नर वर्सेस जो सरकार है उसके बीच में थोड़ी टसलबाजी चल रही है। किस बात को लेकर चल रही है? नीट के पेपर को लेकर चल रही है। तमिलनाडु में क्या हुआ है कि नीट के एग्जाम, नीट का मतलब समझते हैं, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है एक प्रकार से, ये समझिए जो मेडिकल के अंदर MBBS करने वाले बच्चे जाते हैं ना 12th के बाद, उन्हें एक पेपर देना पड़ता है नीट UG के नाम से। अगर आप जानते हो तो बेहतर है, नहीं जानते हो तो समझ लीजिए। जो डॉक्टर्स आपको दिखते हैं वो 12th में जिन बच्चों ने बायोलॉजी लिया होता है वो एक एग्जाम देते हैं जिसको नीट UG का नाम जानते हैं। पहले इसे AIPMT के नाम से जानते थे, ठीक है, ऑल इंडिया PMT, प्री मेडिकल टेस्ट। वर्तमान में ये नीट UG के नाम से जानी जाती है। पूरे इंडिया में इसके अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं, भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सरकारी या प्राइवेट जो भी हैं, वो सभी नीट UG के माध्यम से ही, इस एग्जाम के माध्यम से ही अपने कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था देते हैं, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु सरकार का कहना है कि मुझे अपने राज्य के कॉलेज नीट UG के माध्यम से नहीं भरने, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम सरकार लेती है, केंद्र सरकार के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है, वो उसके माध्यम से मुझे मेरे राज्य के कॉलेज में मेडिकल एडमिशंस नहीं देने। क्या लॉजिक है साहब ऐसा? और ऐसा करते समय तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरुआत में, यानी कि मतलब जनवरी के आसपास की बात है, जब इन्होंने एक बिल बकायदा पारित किया अपने विधानसभा से और गवर्नर के पास भेजा कि हम अपने बच्चों को इसके माध्यम से मतलब अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेने देंगे, केवल तमिलनाडु का बच्चा ही तमिलनाडु के कॉलेज में एडमिशन लेगा। लेकिन गवर्नर ने इनके बिल को पास नहीं किया, गवर्नर ने वापस बिल को लौटा दिया।
वापस बिल लौट करके तमिलनाडु की विधानसभा में आ गया, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने फिर से उस बिल को वापस गवर्नर के पास भेज दिया कि लीजिए, अब तो आपको मजबूरन पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि विधानसभा अगर सेकंड टाइम बिल भेज देती है तो गवर्नर के ऊपर कंपल्शन हो जाता है कि वो इसे पास करे। क्या है ये पूरी कहानी, आइए डिटेल से समझते हैं। क्यों तमिलनाडु चाहता है कि नीट यूजी के एग्जाम के अंदर वो अपने बच्चों को ना बिठाए या फिर उस एग्जाम के माध्यम से अपने कॉलेजेस ना भरे? क्या कोई लॉजिकल आधार है इस बात का? आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनके पीछे का लॉजिकल आधार रहा ये वाला। क्या आधार है? तमिलनाडु सरकार का कहना है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड नीट का एग्जाम जो बच्चे क्लियर करते हैं उनका परसेंटेज अगर हम डिस्कस करें तो परसेंटेज ये रहता है, क्या है कि भाई दिल्ली के जो लोग हैं वो 74.92% लोग दिल्ली के आते हैं जो नीट का एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। इस पूरी सीट के अंदर अगर हम बात करें, हरियाणा के लोगों का जो परसेंटेज है, यानी कि इतने मार्क्स जो है दिल्ली के जो बच्चे हैं वो 74% मार्क्स ले आते हैं सामान्यतया। हरियाणा के बच्चे 73% मार्क्स ले आते हैं, चंडीगढ़ वाले, आंध्र प्रदेश वाले, राजस्थान वाले इतना परसेंटेज मार्क्स इस एग्जाम में ले आते हैं। लेकिन तमिलनाडु का जो बच्चा है ये मात्र 48% मार्क्स प्राप्त करता है एग्जाम में। उनका कहना एक तरह से ये है, यूं समझिए कि आप जो है ना तमिलनाडु के आधार पर रिजर्वेशन दे दो कि भाई तमिलनाडु का बच्चा कम नंबर लाता है इसलिए हम एग्जाम में ही नहीं खेल रहे। अरे जनाब, इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है, आप अपने बच्चे को ढंग से पढ़ाइए ना, कॉम्पिटेंट बनाइए। उसको आप अलग कर देंगे तो भविष्य में उस बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो करा लेंगे, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई मजाक नहीं है। भविष्य में उसे फिर यूजी के बाद पीजी का एग्जाम देना है, फिर आप पीजी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, फिर भविष्य में आपके डॉक्टर्स को लोग कम समझेंगे कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये डॉक्टर अच्छा है क्योंकि ये वहां से पढ़ के आया। पता नहीं राज्य की सरकार की क्या पॉलिटिक्स है, लेकिन वो बजाय अपने बच्चों का एकेडमिक लेवल बढ़ाने के, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है कि हमारे बच्चे कम नंबर लाते हैं, तो कम नंबर लाते हैं तो हम नहीं खेल रहे, हम इस एग्जाम में ही नहीं बैठना चाहते। हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे कम नंबर लाते हैं, इस वजह से हमारे कॉलेजेस में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। ऐसी स्थिति में बाहर के बच्चे आकर के हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हम नहीं खेल रहे फिर। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि एवरेज मार्क्स अगर देखे जाएं तो तमिलनाडु वाले जो बच्चे हैं ना, उनके नीट के पेपर में 144 मार्क्स का एवरेज आता है। इनका कहना है कि हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ने जो 12th किया हुआ है, 12th के अंदर जो परसेंटेज थी उसकी, उसी के आधार पर उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। आप पूछेंगे कि क्या वाकई में ऐसा कभी होता था? जी हां, नीट से पहले तमिलनाडु में यही होता था कि मेडिकल के आधार पर, 12th के मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन मिलता था। ठीक है, कुछ सीटें जो थी वो AIPMT के लिए रिजर्व रखते थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बकायदा बिल पास कर दिया कि हम नीट के एग्जाम में अपने बच्चे नहीं बिठाना चाहते। तो यहां पर जब इन्होंने बिल पास किया कि हम नीट के एग्जाम में अपने बच्चे नहीं बिठाना चाहते, तो गवर्नर ने इस बिल को कैंसिल कर दिया। कहा कि साहब नहीं, इसको वापस सोचो, मैं बिल को लौटा रहा हूं। तमिलनाडु की सरकार को यह बिल वापस मिल गया। तमिलनाडु सरकार ने वापस बिल को देखा और दोबारा गवर्नर को भेज दिया कि पास करो इसको। तो गवर्नर के पास अब ये सेकंड टाइम गया हुआ है। अब आप पूछेंगे कि गवर्नर ने पहली बार ही वापस क्यों किया था? आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, की शुरुआत में ही गवर्नर ने क्यों इनकार किया था इस बिल को पास करने के लिए? गवर्नर यहां पर रवि नाम से हैं, उनके द्वारा पहली बार में क्यों मना किया गया था? तो मैं अब आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए, असल में चक्कर क्या है साथियों, कि जो नीट का पेपर है ये ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला पेपर है, और इस पेपर के लिए जो भारत के पास में, हमारे पास में जो अनुसूचियां है ना, शेड्यूल 7 जो है, जिसमें कि विषयों का बंटवारा किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए भारत के अंदर जितने भी प्रकार के मुद्दे हैं उन्हें अलग अलग विषय की श्रेणी में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और कंकरेंट सूची का यानी समवर्ती सूची का विषय। तो जो केंद्रीय सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, इन दोनों में ही नीट का नाम नहीं है। तो कहां पर है? वो समवर्ती सूची में है। समवर्ती बोले तो कंकरेंट लिस्ट में। तो जो शेड्यूल 7 है उसके कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 25 के अंदर इस चर्चा की किया गया है। मतलब ये जो एग्जाम है मेडिकल कोर्सेज के अंदर जो बातें लिखी गई हैं ये वहां पर लिखी गई हैं। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट का अगर कोई भी विषय है तो उस विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो कहा जाता है कंकरेंट विषय पर कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर केंद्र ने कानून बना दिया है तो केंद्र का ही कानून सर्वोपरि होगा। तो आप सुनिए ध्यान से, नीट यूजी का एग्जाम कराने के लिए केंद्र कानून बना चुका है। तो जब केंद्र कानून बना चुका है तो तमिलनाडु का कानून बन ही नहीं सकता।
अब आप पूछेंगे बन ही नहीं सकता का क्या मतलब है, वहां विधानसभा नहीं है क्या, वहां गवर्नर नहीं है क्या? बिल्कुल बन तो सकता है। कहने का अर्थ है कि दो कानून अगर एक साथ आ जाएंगे तो केंद्र का कानून आगे माना जाएगा। आप पूछेंगे क्या कोई स्पेशल कंडीशन नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर राष्ट्रपति इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में ले ले और कहे कि चलो कोई बात नहीं, राज्य का कानून इस राज्य क्षेत्र में चलाने की परमिशन दी जाती है, तो ही वो कानून चल पाएगा। याद रखिएगा, कंकरंट यानी समवर्ती सूची में। और इस प्रकार का जो सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आजकल शाम को 6 बजे हमारी स्पेशल क्लासेस में इसी प्रकार के सवालों का विद एक्सप्लेनेशन फ्री क्लास में एनालिसिस चल रहा है अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक क्लास पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पहुंचिएगा, वहां से आपको इस तरह की चीजें समझ में आएंगी। तो क्या है मुद्दा, फिर से समझिए कि यदि ऐसा हुआ कि कंकरंट विषय पर केंद्र ने और राज्य ने दोनों ने कानून बना दिए, तो पहला ऑप्शन किसका कानून माना जाएगा? आंसर है केंद्र का कानून माना जाएगा। क्या कभी भी राज्य का कानून नहीं माना जा सकता? आंसर है ऐसी बात नहीं है। अगर राष्ट्रपति परमिट कर दे तो फिर राज्य का कानून भी माना जाएगा। फिर आप सवाल पूछेंगे राष्ट्रपति परमिट कैसे करेगा? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि जो राज्य ने अपना बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा, अब वो गवर्नर इस विषय को राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि सामान्यतया तो राज्य विधानसभा का जो बिल है वो कहां नहीं जा सकता, राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकता। लेकिन गवर्नर अगर सोच ले तो गवर्नर आपके बिल को रिजर्व करके राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। फिर वो राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उस बिल को पास करता है, अपने पास होल्ड करता है या रिटर्न कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अब ये सेकंड टाइम में गया है गवर्नर के पास में, उम्मीद की जा रही है कि ये फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। और अगर ये राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा तो आपको भी पता है कि राष्ट्रपति इस बात में मान्यता नहीं देंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह विषय समझ में अच्छे से आ गया होगा। यह है भारतीय संविधान के अंदर गवर्नर की स्थिति, जहां पर लिखा हुआ है कि गवर्नर कौन होगा, क्या होगा, ये सारी जानकारियां आर्टिकल वाइज आपके सामने लिखी हुई हैं। ये सारा विषय मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको याद हो तो सितंबर 17, 2021 को मैंने ये जानकारी आपको पढ़ाई है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें यह लिखा है कि जानिए क्यों नीट परीक्षा नहीं करवाना चाहता तमिलनाडु। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो इस पर मैं पहले भी इशू कवर कर चुका हूं, आप देख लें। और आपको मैंने सारी बातें बता दी। गवर्नर से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे की सारे मैंने आपको यहां पर लिखित में दे दिए हैं। ये तमाम जानकारी आपको क्लास पूरी होने के बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर पूरी जानकारी आपको एज इट इज पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएगी क्लास पूरी होने के बाद में। तो आप वहां से इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो गवर्नर के अंदर मैंने क्या क्या बातें बता दी, किस तरह की पावर्स हैं, ये मैंने आपको बता दी। उम्मीद है प्रॉपर एनालिसिस के साथ में आज आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा क्या कुछ जानकारी हमने आपको दी है, ठीक है। इसके बाद में जानकारी और प्राप्त कर लीजिए। शाम 6 बजे आपकी स्पेशल क्लास है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन हुआ आपको मिल जाएगा। उस क्लास में आपको इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन सवाल कराए जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहां पर यह देना चाहूंगा कि हमारी पेड क्लासेस चल रही हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 ज्वाइन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस की जानकारी जिसमें कि आप वनडे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। किस राज्य ने लता मंगेशकर जी के सम्मान में एक संगीत अकादमी, कॉलेज और संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो एक अकेडमी खोलेंगे, म्यूजिक स्कूल खोलेंगे, म्यूजियम खोलेंगे लता मंगेशकर जी की याद में। इन्होंने कहा है कि ये जो है ये इनकी याद में इसको खोलना चाहते हैं, कॉलेज बनाना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया था। भारत रत्न विजेता रही हैं लता मंगेशकर जी, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दिशा पटानी जो है इनको बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बाटा जो है ये स्विट्जरलैंड की मतलब बेस्ड कंपनी है। हम में से अधिकांश लोग जो है वो ये मानते हैं कि बाटा इंडियन कंपनी है, जबकि ये विदेशी कंपनी है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाटा इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ये इनको आप जानते ही होंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केरला ने किए हैं। स्वच्छ एनर्जी के लिए केरला डेवलपमेंट इनोवेशन स्ट्रेटेजी काउंसिल ने सोशल अल्फा के नाम से कार्यक्रम किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रखा गया है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कंछोट पर्व मनाया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा कंछोट फेस्टिवल एंशिएंट नाग कल्चर कंक्लूडेड इन जम्मू कश्मीर के डोडा के अंदर यह मनाया गया है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस योजना को 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है? तो प्रधानमंत्री KSY जो योजना है इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है। कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये 2015-16 के अंदर अनाउंस की गई थी, अब इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अधीन ये कार्य करती है। इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का विकास करना, ये सब चीजें इसके अंदर विकसित की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा संस्थान 14 से लेकर के 18 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाएगा? तो RBI ने कहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाएगा। गो डिजिटल गो सिक्योर इसकी थीम रखी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिनटेक ओपन समिट की शुरुआत की, किस संस्थान से संबंधित है? तो नीति आयोग के माध्यम से फर्स्ट फिनटेक ओपन समिट शुरुआत की गई है। फोन पे, AWS, EW टाइप की कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिनटेक का मतलब है कि जो फाइनेंसेस का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें वो कंपनी फिनटेक कहलाती हैं। नीति आयोग जो है उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है आपके सामने, ये आप सबको मालूम होने चाहिए। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर या GK बाय अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएंगी। हाल ही में किसे फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फाइजर तो इन दिनों को पैसा कमा ही रही है बाकायदा, है ना। तो भाई साहब ये हो गया, वैक्सीन वगैरह देने का काम करते ही हैं, आपको मालूम होना चाहिए। फाइजर जो है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इंडिया बेस्ड है। 1950 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय वृत्तचित्र राइटिंग विद फायर को 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी के अंदर नामांकित किया गया? राइटिंग विद फायर को किया गया है। इंडियाज राइटिंग विद फायर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। ये रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष के द्वारा लिखी गई किताब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा एंटी कन्वर्जन बिल को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये थी सारी जानकारियां। इसके अलावा अन्य इंफॉर्मेशन के अंदर 10 फरवरी नेशनल डी वर्किंग डे, 11 फरवरी इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन गर्ल इन साइंस। फरवरी का ऑफर चल रहा है SSC कैटेगरी, बैंकिंग कैटेगरी के अंदर। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसे सब्सक्रिप्शन के साथ एडिशनल सब्सक्रिप्शन ऑफर दिए जा रहे हैं। शाम 7 बजे मेरी क्लासेस चल रही हैं, 6 बजे फ्री वाली क्लासेस चल रही हैं। UPSC कैटेगरी में 12 महीने के साथ में 51,000 रुपए का कोर्स दिया जा रहा है। 18 महीने का 59,000 रुपए में कोर्स दिया जा रहा है। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। शाम 6 बजे की क्लास में आना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि